शुरुआत में हमें पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों की एक दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ का जो सबसे बड़ा पायरेट था आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मरीन फोर्स यानी समुद्री आर्मी का जो हेड था वो उसे आज सजा देने वाला था, उसे जान से मारकर। तो उसे सभी लोगों के सामने लाया जाता है ताकि इसकी मौत देखकर सबको नसीहत हो जाए और आज की बात कोई पायरेट न बने, इस दुनिया से तमाम पायरेट्स का खात्मा हो जाए। क्योंकि ये पायरेट इस वक्त का सबसे बड़ा और खतरनाक पायरेट था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारा खजाना चोरी करके किसी खास जगह पर छुपा दिया था। और वो पायरेट सब लोगों को बताता है कि मैंने समंदर में बहुत सारा खजाना छुपा के रखा है, इसलिए मैं आप सब लोगों को ये कहता हूँ कि आप समंदर में जाएं और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाएं। अब ये सुनकर लोग इतने खुश हो जाते हैं कि वो उसके लिए नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि लोगों में खजाना ढूंढने का जज्बा पैदा हो गया था। अब ये देखकर मरीन बेस के हेड उस पायरेट को फौरन मारने का कहते हैं, जिस पर दो फौजी उसके अंदर अपने बड़े बड़े रॉड घुसा देते हैं और उस पायरेट की वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन अब सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं उस खजाने को ढूंढने के लिए, यानी कि अब उन्होंने फैसला कर लिया था पायरेट बनने का, जो देखकर मरीन बेस की हेड को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका जो प्लान था वो तो उल्टा पड़ गया था। वो चाहता था कि पायरेट्स का खात्मा हो जाए, लेकिन उस पायरेट के मरने के बाद अब तो बहुत सारे पायरेट सामने आ गए थे और अब वो उस बड़े पायरेट के खजाने को ढूंढने निकल गए। इसके बाद हमें 22 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम एक कश्ती में कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम लूफी होता है। लूफी भी उस पायरेट के खजाने को ही ढूंढने जा रहा था, क्योंकि वो समंदर का सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता है और वो अपने सफर में काफी आगे आ चुका है। लेकिन जिस कश्ती में वो सवार था अब उसमें पानी आना शुरू हो गया था, क्योंकि वो काफी दिन से सफर कर रहा था। अब वो डूब ना जाए इसलिए जल्दी से एक ड्रम में जाकर बैठ जाता है। उसका सारा सामान पानी में तैरने लगा और वो ड्रम भी जिसमें वो छुपा हुआ था, पर यहाँ कम से कम वो डूबने से बच गया था। लेकिन फिर उसका ड्रम तैरते तैरते दो पायरेट्स के जहाजों के बीच पहुँच जाता है, जिन दोनों जहाजों की आपस में लड़ाई हो रही थी। अब यहाँ बड़े शिप की कैप्टन एक औरत थी, जिसको पकड़ने के लिए मरीन बेस ने बहुत सारा इनाम रखा हुआ था। वो फिर अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज के लोगों पर हमला कर देती है। एक एक करके उन्हें बुरी तरह मारकर वो बंदी बना लेती है और उन्हें भी अपने शिप में ले आती है। कैप्टन के साथी भी दूसरे शिप का सामान लूटकर अपने शिप में लाने लगते हैं। ये लोग उस ड्रम को भी उठाकर अपनी शिप में ले आते हैं जिसमें लूफी छुपा हुआ था। जैसे ही रात हुई लूफी ड्रम से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे बाहर आता हुआ एक लड़का देख लेता है जो वहाँ पर कैदी था और वो लूफी को देखकर डर जाता है, चीख मार देता है। लूफी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाता है और कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जिसके बाद लूफी उसे अपने बारे में बताता है कि मैं भी एक पायरेट हूँ। और वो कैदी लड़का कहता है कि तुम पायरेट नहीं लगते क्योंकि तुम अच्छे लग रहे हो। जिस पर लूफी का जवाब था कि नहीं, सारे पायरेट एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब यहाँ हमें लूफी के बचपन का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उसे बचपन से पायरेट बनने का शौक था। लूफी को पायरेट्स का एक हीरो भी बहुत पसंद था, जो खुद भी एक पायरेट था और लूफी उसे सिर्फ अपना ही हीरो समझता था। अब जब पायरेट हीरो अपनी टीम के साथ वापस आता है तो लूफी उसे कहता है कि प्लीज मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लीजिए ना। जिस पर वो जवाब देता है, बेटा तुम अभी छोटे हो, पायरेट बनने के लिए भी तैयार नहीं हो, क्योंकि ये काम बहुत खतरनाक होता है। अब ये सुनकर लूफी को जोश आ गया। वो शिप की सबसे ऊंची जगह पर जाकर सबका ध्यान अपनी तरफ करता है और फिर चाकू अपने चेहरे पर घुसा कर निशान बना लेता है ताकि वो सबको दिखा सके कि मैं अब बच्चा नहीं रहा और पायरेट बन सकता हूँ। कहानी वापिस से प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त में आ जाती है, जहाँ ये सारी बात लूफी उस कैदी लड़के को बता रहा था। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम पायरेट बनने का सपना कैसे देख सकते हो, क्योंकि पायरेट होना इतनी भी खास बात नहीं। इस पर लूफी जवाब देता है कि नहीं, पायरेट होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पायरेट बनकर आप अपने साथियों के साथ समंदर की सैर कर सकते हैं, एडवेंचर पर जा सकते हैं और तो और पायरेट्स को कोई कुछ कहता भी नहीं, वो आजाद होते हैं। इसलिए तो देखो मैं इतना खुश हूँ पायरेट बनकर। कैदी लड़का कहता है मैं भी आजाद होना चाहता हूँ, लेकिन जो इस शिप के कैप्टन है उसने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है और वो मुझे आजाद कभी नहीं होने देगी। कैप्टन के खराटों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि लूफी पूछता है, अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है, क्या तुमने कोई समुद्री मॉन्स्टर पकड़ के यहाँ पे रखा हुआ है? जिस पर कैदी लड़का कहता है, अरे नहीं नहीं यार, ये तो हमारी कैप्टन के खराटों की आवाज है। अब वो कैदी लड़का लूफी को चुपके ऊपर लेकर जाता है और कहता है कि अभी सब सो रहे हैं तो तुम यहाँ से भाग जाओ। अब जब लूफी वहाँ से जा रहा था तो उनकी आहट से सब लोगों को पता चल जाता है और वो नींद से उठ जाते हैं। जिसके बाद कैप्टन भी यहाँ पर आ जाती है। अब कैप्टन को लगता है कि कैदी लड़का मुझे धोखा दे रहा था, वो भी यहाँ से भाग रहा था, इसलिए वो अपने हथियार से इन दोनों पर हमला कर देती है। वो पहले कैदी लड़के को मारती है, लेकिन लूफी आगे आकर उसके हथियार को साइड पर कर देता है, कैदी लड़के को बचा लेता है। जिसके बाद वो अकेला ही कैप्टन और उसके साथियों से लड़ने लगता है। हालांकि कैप्टन के साथी उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली लूफी का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ये देखकर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना भारी हथियार उठाकर लूफी की पेट पे जोर से मारती है। लेकिन हैरत, यहाँ पर लूफी अपने जिस्म को लचकदार बनाकर खींचता है और
और ऐसे उसकी वार से बच जाता है। ये देखकर कैप्टन काफी हैरान रह जाती है कि इसने अपने जिस्म को लचकदार कैसे कर लिया। और फिर तभी लूफी अपने हाथों को भी लंबा लंबा लचकदार बनाकर शिप की दूसरी साइड पर चला जाता है। तब कैप्टन भी वहाँ पर आ जाती है। वो दोबारा से अपने हथियार से उस पर हमला करती है, लेकिन लूफी पीछे हट जाता है और तब शिप का व्हील टूट जाता है और वहाँ पर आग लग गई। सारी सूरत हाल को देखकर कैप्टन आग बगोला हो जाती है। उसे कैदी लड़की पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने हथियार से अब उस पर हमला करती है। लेकिन तभी सामने आ गया लूफी। हथियार उसके सर पर लगा, उसका सर कुचला गया, लेकिन हैरत उसे कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद लूफी अपनी सबसे खतरनाक मूव यानी मारने का जो उसका सबसे अच्छा तरीका था वो उसका इस्तेमाल करता है। अपना हाथ लंबा लचकदार बनाकर बड़ा सा मुक्का बनाता है और उससे वो कैप्टन पर हमला करता है, जिससे यहाँ वो कैप्टन समंदर में दूर जाके गिरती है और उसका काम तमाम। अब वो सारे लोग लूफी की ताकतों को देखकर काफी हैरान भी हो जाते हैं और डर भी जाते हैं, इसीलिए हार मान ली थी उन्होंने। अब लूफी तो अपने कारनामों से बहुत खुश था और वो कैदी लड़के को लेकर यहाँ से जाने वाला था। अब हम एक तलवारबाज को देखते हैं जिसका काम होता है पायरेट्स को पकड़कर मारना। अब तब यहाँ एक आदमी आया जो वॉरियर था यानी कि योद्धा। वो तलवारबाज को अपने साथ शामिल होने का कहता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। इनकार सुनकर वॉरियर तलवारबाज से लड़ने लगा। अब वो बहुत अच्छा तलवारबाज था। वो तेजी तेजी से अपनी तलवारें हिलाकर वॉरियर से लड़ता है और फिर एक मौके पर बड़ी आसानी से अपनी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए वो वॉरियर को काट कर उसके 2 हिस्से कर देता है और इस तरह तलवारबाज ये लड़ाई जीत गया। लूफी और कैदी लड़का उस शिप से निकल चुके थे और अब वो एक छोटी कश्ती में आगे बढ़ रहे थे। अब क्योंकि उसने लूफी की और लूफी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कैदी लड़का तो पहले उसकी ताकतें देखकर काफी हैरान था, इसलिए वो लूफी से पूछता है कि तुम्हारे पास ये लचकदार होने की ताकत कहाँ से आई। जिस पर वो बताता है कि बचपन में जब पायरेट हीरो ने मुझे अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया था ना, तो तब मैंने गुस्से में आकर एक खास किस्म का फ्रूट खा लिया था, जिसके बाद से ही मुझे ये लचकदार होने की ताकत मिली। क्योंकि पायरेट हीरो ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मैं वहाँ से आगे बढ़ गया और मेरा हाथ लंबा होकर लचकदार बन गया। फिर कैदी लड़का पूछता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। लूफी उसे बताता है कि हम जा रहे हैं ग्रैंड लाइन पर, यानी वही जगह जहाँ पर बड़े पायरेट का खजाना छुपा हुआ है। वो लड़का पूछता है क्या तुम्हें ग्रैंड लाइन का रास्ता पता है। इस पर लूफी जवाब देता है मुझे तो नहीं पता। फिर वो लड़का कहता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है। मैं दरअसल मरीन सोल्जर बनना चाहता हूँ ताकि कमजोर लोगों की मदद कर सकूँ। ये सुनकर लूफी कहते तो फिर ठीक है, काम कर लेते हैं। हम अब यहाँ से जाते हैं मरीन बेस पर। मुझे वहाँ से ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाएगा और तुम वहीं पर रुक जाना मरीन सोल्जर बनने के लिए। जिस पर कैदी लड़का कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो फिर ऐसे ही करते हैं। और अब ये दोनों मरीन बेस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब इसी बीच समंदर में हम नामी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कश्ती में थी और उसकी हालत खराब थी। वो मरने वाली थी क्योंकि उससे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने जब आंखें खोली तो उसे वहाँ पर एक बड़ी कश्ती दिखाई देती है जिसके अंदर 2 लड़के थे। तब नामी उनसे मदद मांगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये दोनों तो पायरेट्स हैं, इसीलिए अपनी कश्ती में रखा हुआ बॉक्स वो ज्यादा ढककर छुपाने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई कीमती चीज हो। ये देखकर वो दोनों लड़के अपनी कश्ती से उतरकर नामी की कश्ती में आ जाते हैं और उस बॉक्स को खोलकर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, हैरत, उसमें कुछ भी नहीं था। अब जब लड़कों ने ऊपर देखा तो नामी उनकी कश्ती चुराकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि ये सब उसने नाटक किया था ताकि वो लड़के इसकी कश्ती में आए और ये उनकी कश्ती लेकर भाग सके। और अब नामी भी पास की मरीन बेस पर आ जाती है। उधर लूफी और कैदी लड़का एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ तभी वो तलवारबाज भी आ जाता है। एक बच्ची उसके लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाती है, लेकिन तभी यहाँ पर मरीन कैप्टन का बदतमीज बेटा आ जाता है। वो बच्ची के हाथ से खाना छीन कर नीचे गिरा देता है और अपने पाँव से कुचल देता है, जिसके बाद वो बच्ची से भी काफी बुरा पेश आता है। बच्ची काफी परेशान हो गई, जो चीज तलवारबाज को पसंद नहीं आई, इसलिए वो मरीन कैप्टन के बेटे से कहता है कि बच्ची से माफी मांगो। जिस पर वो बदतमीज लड़का हंस के कहता है क्या कहा, मैं इस बच्ची से माफी मांगू, कभी नहीं हो सकता। ये कहकर वो तलवार निकाल लेता है, जो देखकर तलवारबाज भी अपनी तलवार निकाल लेता है। सिर्फ 1-2 वार करके ही उसे हरा देता है। ये देखकर कुछ और लोग भी तलवारबाज की तरफ आते हैं उसे लड़ने के लिए, लेकिन एक को वो टांग मार के ही गिरा देता है, एक का सर टेबल पर देकर मारता है और 2 की बाजुएं पकड़कर उन्हें तोड़ देता है और साइड में फेंक के मारता है। एक को वो पकड़कर ऐसे घूमता है कि उसे जोर से टांग मारता है। तभी यहाँ पर नामी भी आ जाती है। वो भी एक आदमी का सर टेबल पर देकर मारती है और उसे जख्मी कर साइड में उठाकर ले जाती है। अब कैदी लड़का काफी डरा हुआ था, टेबल के नीचे छुपकर ये सब कुछ देख रहा था, जबकि लूफी इस लड़ाई को काफी एंजॉय कर रहा था। तलवारबाज ने सभी मरीन सोल्जर्स को मार दिया था, जिसके बाद वो पकड़ता है मरीन कैप्टन के बेटे को। उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी वो लड़का कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन का बेटा हूँ, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दे देंगे। अब ये सुनकर तलवारबाज उसे फिलहाल के लिए छोड़ देता है और उसके डैड मरीन कैप्टन के पास आता है अपना इनाम लेने, क्योंकि उसकी ड्यूटी पायरेट्स को मारने की भी थी। लेकिन मरीन कैप्टन कहते हैं कि पहले तुम्हें मुझे इनाम देना होगा, जो है कि तुम्हें 7 दिन के लिए मेरे पास कैद रहना होगा। इस पर तलवारबाज कहता है अच्छा, अगर तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा मरेगा। अब ये सुनकर मरीन कैप्टन का बेटा भड़क जाता है और अपने डैड को कहता है डैड या क्या करे है, पैसे दे दे इसको। लेकिन उसके डैड उसे ही मुक्का मारकर दूर फेंक
फेंक देते हैं। अब मरीन कैप्टन तलवारबाज को कहता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद कोई भी मरीन बेस तुम्हें इनाम नहीं देगा, फिर चाहे तुम जितने मर्जी पायरेट्स को मार लो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तुम हमारे साथ काम करो या फिर मेरे पास 7 दिनों के लिए कैद हो जाओ। इस पर तलवारबाज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 7 दिनों के लिए कैद हो जाता हूँ। और अब उसे पकड़कर कैद कर लिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है। अब अगले ही दिन लूफी भी यहाँ पर आ जाता है ग्रैंड लाइन के नक्शे को चुराने के लिए। लूफी ऊपर छोटे से रास्ते से आया था। वो जब देखता है कि तलवारबाज को वहाँ पर बांधा हुआ है तो उसकी रस्सियाँ खोलकर उसे आजाद कर देता है और जिस रास्ते से आया था वहाँ से ही वापस चला जाता है। उधर नामी एक मरीन ऑफिसर की यूनिफॉर्म चुराकर उसे पहनकर अंदर घुस जाती है, क्योंकि वो भी यहाँ पर ग्रैंड लाइन का नक्शा ही चुराने आई थी। लेकिन जब वो नक्शा ढूंढ रही थी तो तब 2 मरीन ऑफिसर अंदर आ जाते हैं और उसे पहचान लेते हैं कि नामी कोई मरीन ऑफिसर नहीं है, बल्कि इसने तो सिर्फ वर्दी ही पहनी हुई है, इसलिए वो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो भी जल्दी से आगे बढ़ी। मेल ऑफिसर को तो वो अपनी टांग में ही लपेट कर नीचे गिरा देती है और रोड से फीमेल ऑफिसर पर हमला करके उसका भी काम तमाम कर देती है। इतनी ही देर में छत तोड़कर यहाँ पर लूफी भी आ जाता है, क्योंकि उसने सारी बात सुन ली थी और अब इन दोनों को ही पता चल गया था कि हम यहाँ पर ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने आए हैं। अब लूफी मरीन कैप्टन की ऑफिस जाने लगता है, क्योंकि ग्रैंड लाइन का नक्शा वहीं पर ही रखा हुआ है। तब नामी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, पर तभी अचानक इनके सामने मरीन कैप्टन आ जाता है और क्योंकि नामी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था तो वो उसे मरीन ऑफिसर ही समझता है। नामी यहाँ पर उसे बताती है वो दरअसल मैंने इस कैदी को अभी कैद किया है, तो मैं इसे जेल में डालने जा रही थी। जो सुनकर कैप्टन यहाँ से चला जाता है, पर यहाँ हमने देखा कि नामी बहुत चालाक है। उसने मरीन कैप्टन की जेब काट ली थी और अब उसके ऑफिस की चाबियाँ इनके पास आ गई थी। तो अब ये दोनों चाबियों से ताला खोलकर उसके ऑफिस घुस जाते हैं। अलग अलग होकर ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढने लगते हैं। मरीन कैप्टन अब उस जगह पर आता है जहाँ पर वो दोनों ऑफिसर पड़े थे जिन्हें अभी नामी ने पीटा था। दोनों ऑफिसर मरीन कैप्टन को बताते हैं कि वो लाल बालों वाली लड़की यानी कि नामी कोई मरीन सोल्जर नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर घुस गई है, पायरेट है। ये सुनकर मरीन कैप्टन को याद आया कि वो तो मेरे ऑफिस की तरफ गई है, इसलिए वो यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। उधर लूफी और नामी को वो तिजोरी मिल गई थी जिसमें ग्रैंड लाइन का नक्शा रखा हुआ था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो इस तिजोरी को नहीं खोल पा रहे थे। तभी बाहर मरीन कैप्टन भी आ गया था। वो दरवाजा पीटने लगता है और उन्हें दरवाजा खोलने का कहता है, लेकिन यहाँ पर लूफी मजबूती से तिजोरी को पकड़ता है। नामी उसके पीछे से आकर उसे जोर से पकड़ लेती है। यहाँ लूफी अपनी लचकदार ताकत का इस्तेमाल करके खींचकर अपनी बाजुओं को लंबा करता है और ऐसे दोनों कूदकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं तिजोरी के साथ। ये दोनों सही सलामत यहाँ पर आ गए थे, लेकिन तभी मरीन ऑफिसर यहाँ पर आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर यहाँ लूफी और नामी बड़ी बहादुरी से उनका सामना करते हैं। लूफी अपने मुक्कों से उन्हें दूर करता है, जबकि नामी रॉड से मार मार कर उन्हें ढेर करती जाती है। और फिर तभी तलवारबाज भी यहाँ पर अपनी तलवारें लेकर आ जाता है। वो देखता है कि लूफी और नामी ये तो दोनों बच्चे हैं और उनसे पिट रहे हैं, इसलिए वो भी उनकी मदद करने इस लड़ाई में कूद पड़ता है। जैसे एक सोल्जर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, वो टांग मारकर उसे साइड में कर देता है और फिर कूदकर एक ऑफिसर के ऊपर गिरता है। दूसरे को वो तलवार से मारकर साइड पर करता है और ऐसे ये तीनों ही सभी मरीन सोल्जर्स को मार देते हैं। ये तीनों अभी खड़े ही थे कि तभी यहाँ पर मरीन कैप्टन आ जाता है। वो इनसे लड़ने ही आया था, क्योंकि उसके हाथ पर ब्लेड वाला हथियार लगा हुआ था, जिससे वो इन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी सामने आए लूफी और तलवारबाज जो उससे लड़ने लगते हैं। हालांकि तलवारबाज अपनी 2 तलवारों से उससे लड़ रहा था, लेकिन मरीन कैप्टन बहुत बहादुर था, वो उस पर भारी पड़ता जा रहा था, तो इसलिए तलवारबाज को अपनी तीसरी तलवार भी निकालनी पड़ती है। यहाँ लूफी भी अपनी लचकदार ताकत का इस्तेमाल करके अपना बाजू लंबा करके उसका सामना करता है, लेकिन मरीन कैप्टन उसका हाथ भी आसानी पकड़ लेता है। अब तलवारबाज अपनी तीसरी तलवार को मुंह में रखता है और 2 तलवारों से कैप्टन से लड़ने लगता है। एक तलवार उसने जैसे कैप्टन को मारी, वो उछलकर दूर जाके गिरता है और अब यहाँ लूफी भी अपनी खास मूव का इस्तेमाल करता है, यानी कि बाजू को लंबा सा करके बड़ा सा मुक्का बनाकर कैप्टन के मुंह पर देकर मारता है, जिससे वो भी दूर जाके गिरता है और वही ढेर हो गया। और अब आखिरकार वो यहाँ पर मरीन आर्मी और मरीन कैप्टन से बच गए थे, जिस वजह से ये बहुत खुश थी। तलवारबाज इनकी और मदद करता है। वो तिजोरी को उठाकर लूफी की कश्ती तक लेकर जाता है। इससे पहले कि ये यहाँ से जाते, मरीन कैप्टन का बेटा यहाँ पर आ जाता है गन्स लेकर, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है कैदी लड़का भी और वो उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसे देखकर लूफी काफी खुश हो जाता है कि तुम यहाँ भी आ गए, और अब वो उसे भी अपने साथ ले जाने का सोचता है, क्योंकि अब मरीन आर्मी इनके पीछे पड़ गई थी। जिस पर कैदी लड़का कहता है कि नहीं तुम जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा अपना सपना पूरा करने के लिए। मैं एक अच्छा मरीन ऑफिसर बनूंगा, लोगों की मदद करने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए। उसकी बातें सुनकर लूफी काफी मुतासिर हुआ और अब वो नामी और तलवारबाज को उस कश्ती में लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम दोबारा से मरीन बेस के हेड को देखते हैं, जिन्होंने 22 साल पहले सबसे बड़े पायरेट को पकड़ा था और उसे सजा दी थी। अब बेस के हेड को पता चलता है कि कोई उनकी मरीन बेस से ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा कर ले गया है। ये जानकर मरीन बेस के हेड काफी परेशान हो जाते हैं और अब वो भी इस मरीन बेस पर आने लगते हैं। अब हमें दिखाया गया एक जोकर जो भी एक पायरेट ही था और उसे भी ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए था, इसलिए
इसलिए वो अपने लोगों को लूफी के पीछे भेजता है वो नक्शा चुराने के लिए। उधर लूफी, नामी और तलवारबाज कश्ती से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ खुशी खुशी नामी उस तिजोरी को खोल लेती है जिसके अंदर से इन्हें ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाता है, जिसे देखकर ये काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ नामी लूफी और तलवारबाज को बताती है कि दुनिया का समंदर 4 हिस्सों में बटा हुआ है और जो जमीन की लाइन है जो समंदर तक आ रही है उसके ऊपर भी एक लाइन है और उसे ही ग्रैंड लाइन कहा जाता है। खजाना वहाँ पर है तो अब हम खजाना ढूंढने वहाँ जाएंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें बाहर से आहट महसूस होती है, क्योंकि असल में जोकर के लुटेरों ने इनकी कश्ती पर हमला कर दिया था। उसके लुटेरे आसमान में थे। वो वहाँ से बेहोशी की गैस आसपास फैला देते हैं। गैस जैसे लोगों के अंदर गई, ये भी उसे सूंघकर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ बेहोश होने से पहले लूफी ने उन लुटेरों को देख लिया था, इसीलिए उसने ग्रैंड लाइन के नक्शे को जल्दी जल्दी से अपने मुंह में छुपा लिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद जब इन तीनों को होश आई तो ये देखते हैं कि हमें तो कैद किया हुआ है एक बड़े सी बॉक्स में और इनकी सारी चीजें जोकर के लुटेरों ने ले ली थी। पर लूफी ने यहाँ बताता है कि फिक्र न करो, ग्रैंड लाइन का नक्शा मेरे पास बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर मेरे पेट में। अब जैसे बॉक्स खुलता है तो ये तीनों एक स्टेज पर होते हैं जहाँ पर जोकर और उसके साथी लोगों को शो दिखा रहे थे। यहाँ पर जो ऑडियंस थी वो कैदी लोग थे जिन्हें गुलाम बनाकर जबरदस्ती उनसे यहाँ पर तालियां बजवाई जा रही थी। अब तभी इन सबका कैप्टन यानी कि वो जोकर यहाँ पर आता है। उसे देखते ही लूफी पहचान लेता है कि ये एक पायरेट है, इसके ऊपर भी ढेर सारा इनाम है। लूफी यहाँ पर जोकर को बताता है कि देखना बहुत जल्द मैं पायरेट्स का किंग बनने वाला हूँ। जिस पर जोकर हंसते हुए कहता है, ओ तुम बनोगे पायरेट्स के किंग, देख लेना मैं बनूंगा जब मैं ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लूंगा ना और वो खजाना मुझे मिल जाएगा ना तब। जो कहने के बाद जोकर उनसे ग्रैंड लाइन का नक्शा मांगता है, लेकिन तभी यहाँ चालाक नामी सामने आई और कहती है, क्या तुम नक्शा कर रहे हो? पता है तुम्हें हमारे पास नक्शे से भी बढ़कर कुछ है। ये कहकर वो लूफी की टोपी लेती है और उसे हवा में ऊपर उछाल देती है। अब जैसे सबका ध्यान ऊपर गया, मौका पाकर वो यहाँ से भाग जाती है। अपनी टोपी पकड़ने के लिए लूफी अपना हाथ फिर से लंबा करता है। अब उसकी लचकदार ताकत देखकर सारे ही लोग काफी दंग रह जाते हैं, यहाँ तक कि वो जोकर भी कि ये इसने कैसे कर दिया। अब जब नामी सर्कस से बाहर आती है तो वो देखती है कि जोकर ने इनका पूरा शहर तबाह बर्बाद कर दिया है। शहर की बुरी हालत देखकर वो भी सोच रही थी कि तब यहाँ पर जोकर के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और दोबारा से उसे अपने हेड जोकर के पास ले आते हैं। तभी जोकर के लोग तलवारबाज और नामी को पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जोकर लूफी के पास आता है और उससे ग्रैंड लाइन के नक्शे के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, जिस वजह से जोकर को गुस्सा आ गया और वो लूफी को सजा देने के लिए उसके हाथ पांव बंधवा देता है और उन्हें खिंचवा कर और लंबा लचकदार कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करने से लूफी को तकलीफ होगी। लेकिन लूफी तो उल्टा हंस रहा था, क्योंकि उसे तकलीफ नहीं हो रही थी बल्कि मजा आ रहा था। अब जब जोकर लूफी के पास आया तो वो उसकी टोपी देखकर पहचान लेता है कि ये तो पायरेट हीरो की टोपी है। तब यहाँ जोकर उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तब मैं और पायरेट हीरो एक ही टीम में हुआ करते थे, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दे दिया। अब लूफी से नक्शा लेने के लिए जोकर यहाँ पर एक चाल चलता है। वो उसके सामने एक बच्चे को लाता है और कहता है कि अगर तुमने नक्शा ना दिया तो मैं इसे मार दूंगा। ये देखकर लूफी को गुस्सा आ गया और वो जैसे तैसे खुद को छुड़वा लेता है और यहाँ पर अपनी सबसे खास मूव का इस्तेमाल करता है, यानी कि लंबी बाजू करके बड़ा सा मुक्का बनाकर वो जोकर के मुंह पर जोर से मारता है, जिससे उसका सर ही टूटकर जिस्म से अलग होकर दूर जाके गिरता है। पर हैरत, सर अलग होने के बाद भी जोकर मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। उसका कटा हुआ सर बोल रहा था, हंस रहा था और जो जिस्म था वो भी अपना काम कर रहा था और फिर तभी उसका सर दोबारा से आकर उसके जिस्म के साथ लग जाता है। ये देखकर लूफी काफी हैरान हो जाता है। तब जोकर उसे बताता है कि तुम्हारी तरह मैंने भी वो खास किस्म का फल खाया था, तो तब मुझे ये ताकत मिली, यानी कि मैं अपने जिस्म को हिस्सों में काट भी सकता हूँ और दोबारा से जोड़ भी सकता हूँ। अब जोकर वहीं खड़े खड़े अपना हाथ अलग करता है और हाथ को लूफी के पास भेजकर जो बेहोशी वाली गैस है उसे फिर से फोड़ देता है, जिससे लूफी बेहोश हो जाता है। उधर नामी और तलवारबाज को अब कैद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर नामी के पास ताले को खोलने की चाबी थी, जिसकी मदद से वो ताला खोलने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर जोकर का एक साथी आ गया। वो तलवारबाज के पास आकर कहता है कि तुमने मेरे भाई और मेरे लोगों को बड़ा भगा भगा कर मारा था और आज मैं उस चीज का बदला लूंगा, तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही मारूंगा। अब तलवारबाज गोल चीज पर बंधा हुआ था जैसे कोई पहिया होता है, जिसे जोकर का वो आदमी घुमा देता है और चाकू की मदद से बार बार उस पर निशाना लगाता है, लेकिन ये नाकाम निशानेबाज था और इसका एक भी निशाना ठीक नहीं लगता। इसी दौरान नामी ताला खोल लेती है और जल्दी से बाहर आकर जोकर के इस आदमी को जोर से टांग मारती है और उसे तलवारबाज की तरफ फेंकती है। तलवारबाज जल्दी से उसे अपनी बाजू की मदद से पकड़ लेता है। नामी तलवारबाज की रस्सियां खोलती है, तब आजाद होते ही उस आदमी को मारकर आसानी से बेहोश कर देता है और ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब मरीन बेस के हेड भी यहाँ पर आ गए थे। यह मरीन कैप्टन मरीन बेस के हेड से झूठ बोलता है, इसलिए ताकि वो कैदी लड़के को फंसा सके।
लूफी। वो कहता है मेरे बेटे की गलती थी जिस वजह से वो पायलट यानी कि लूफी ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराकर यहाँ से भाग गया, लेकिन मेरे बेटे को एक नए मरीन ऑफिसर ने बचा लिया, जो कहकर वो उसे कैदी लड़के से मिलवाता है। मरीन बेस के हेड जैसे कैदी लड़के को देखते हैं तो उन्हें शक हो जाता है कि ये घबराया हुआ है तो जरूर ये भी लूफी के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसे अकेले में मिलने को बुलाते हैं। अब कैदी लड़का जब उनसे मिलने गया तो मरीन बेस के हेड उसे कहते हैं कि बताओ तुम उन पायलट्स के साथ कब से काम कर रहे हो, क्योंकि मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ, मुझे पूरा यकीन है। यहाँ बेस के हेड का आदमी भी कहता है कि एक बार तुम्हें लूफी के साथ देखा गया था, इसीलिए अब जो भी सच है जल्दी से बता दो। ये सुनकर कैदी लड़का काफी घबरा गया और वो सारी सच्चाई मरीन बेस के हेड को बता देता है। कहता है कि लूफी ने मेरी मदद की थी मेरी कैप्टन से मुझे आजाद करवाने में, तो वो और मैं उस शिप से भाग गए थे और यहाँ पर आ गई, जिसके बाद वो तो चला गया लेकिन मैं यहीं पर रुक गया क्योंकि मैं मरीन ऑफिसर बनना चाहता था। अब हेड समझ जाते हैं कि ये सच बोल रहा है, इसलिए वो कैदी लड़के को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं ताकि ये मिलकर लूफी को पकड़ सके। उधर जोकर ने लूफी को पकड़कर एक टैंक में कैद कर दिया था। जब उसे होश आई तो वो खुद को यहाँ पाकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इस टैंक में धीरे धीरे करके समंदर का पानी भर रहा था और समंदर के पानी की वजह से लूफी यहाँ पर अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि वो यहाँ पर कमजोर पड़ता जा रहा था। तभी यहाँ पर जोकर भी आ गया और वो उसे दोबारा ग्रैंड लाइन का नक्शा मांगता है, लेकिन लूफी उसे नहीं देता। इस वजह से जोकर को काफी गुस्सा आ गया और वो टैंक में पानी की स्पीड बढ़ा देता है और अब समंदर का पानी तेजी से वहाँ पर आकर लूफी पर गिरने लगा। अब हमें यहाँ दोबारा से लूफी के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस वक्त वो काफी दुखी था जब पायलट हीरो उसे अकेला ही छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद यहाँ पर एक और पायलट आया जो बहुत बुरा था। वो आते ही लूफी को पकड़कर उसे मारने लगता है, परेशान करने लगता है, लेकिन ठीक इसी वक्त पर यहाँ पर पायलट हीरो दोबारा आ गया। उसने जब देखा कि लूफी के साथ ये ऐसा सलूक कर रहे हैं तो उसने एक एक करके उस पायलट के सभी साथियों को मारकर ढेर कर दिया, लेकिन तब तक वो बुरा पायलट लूफी को लेकर कश्ती में बिठाकर समंदर में आ गया। पर तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्री मॉन्स्टर आकर इनकी कश्ती पर हमला कर देता है जिससे इनकी कश्ती पलट गई और ये दोनों समंदर में जाके गिरते हैं। डूबने की वजह से उस बुरे पायलट की तो वहीं पर मौत हो जाती है। इससे पहले कि लूफी भी पानी में डूबकर मरता, यहाँ पर पायलट हीरो आकर उसकी जान बचा लेता है, जिसके बाद वो समुद्री मॉन्स्टर दोबारा से ऊपर आया इन पर हमला करने के लिए। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर लूफी को खाने ही वाला था कि तभी सामने पायलट हीरो आकर उसे बचा लेता है। मॉन्स्टर ने जैसे अपना मुंह बंद किया, पायलट हीरो मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। इससे मॉन्स्टर काफी डर गया और वहाँ से वापस भाग जाता है, लेकिन लूफी देखता है कि उस मॉन्स्टर ने पायलट हीरो का एक बाजू खा लिया है, जिससे छोटे लूफी को बहुत दुख हुआ। तो अब यहाँ पर लूफी को एहसास हो गया कि वाकई अभी मैं बच्चा हूँ, पायलट बनने के लायक नहीं हूँ। अब पायलट हीरो यहाँ से जाने वाला था। जाते जाते वो लूफी को अपनी टोपी देता है जो लूफी के पास उसकी आखिरी निशानी थी, जिसे प्रेजेंट टाइम में जोकर लूफी के सामने ही खराब कर रहा था। पर वो अपनी टोपी बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि पानी भरने से वो टैंक में डूबता जा रहा था, पर इस वजह से उसे बहुत गुस्सा था। इतनी ही देर में यहाँ पर नामी और तलवारबाज भी आ गई। नामी रोड को टैंक पर देकर मारती है जिससे टैंक पर दरारें पड़ जाती हैं। लूफी भी तब तक पानी में बेहोश हो गया था। अब उन दोनों को देखकर जोकर काफी घबरा गया, आसपास अपने साथियों को देखने लगता है ताकि मदद के लिए बुला सके, लेकिन नामी और तलवारबाज ने तो पहले ही उसके साथियों का काम तमाम कर दिया था। दरारें काफी गहरी हो गई थी, इसलिए टैंक टूटता है और पानी के बहाव के साथ लूफी बाहर आ जाता है। उसे तब तक होश भी आ गई थी और यहाँ अब उसके मुंह से ग्रैंड लाइन का नक्शा भी बाहर निकल कर आ जाता है। अब लूफी के सामने दो चीजें पड़ी हुई थी, नक्शा और उसकी टोपी। क्योंकि उसकी टोपी ज्यादा जरूरी थी इसीलिए वो उसकी तरफ ही बढ़ता है। लूफी टोपी उठाता है जबकि जोकर वो नक्शा उठा लेता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो रहा था। ये देखकर तलवारबाज उस पर तलवार से हमला करता है। तलवारबाज ने उसका गला काटा था, लेकिन अपनी ताकत से वो गला दोबारा जोड़ लेता है और उन्हें ही अपनी ताकतें दिखाने लगता है, यानी कि उनकी आंखों के सामने वो अपने जिस्म के हिस्से काट कर दोबारा से जोड़ने लगता है और फिर वो अपने जिस्म के बहुत सारे टुकड़े करके उनसे नामी और तलवारबाज पर हमला करवा देता है। हालांकि नामी और तलवारबाज उसके जिस्म के टुकड़ों से लड़ रहे थे, लेकिन वो इन पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर लूफी को जोकर पे काफी गुस्सा आया, इसलिए वो भी उठा उसे लड़ने के लिए। वो यहाँ पर अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है, अपना मुक्का उसके पेट के आर पार कर देता है, लेकिन इससे भी जोकर को कुछ नहीं होता और अब वो लूफी पे भी भारी पड़ता है। जोकर का कटा हुआ हाथ आकर लूफी की गर्दन को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। लूफी ने जब साइड पर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे, जिन्हें लूफी नामी को दिखाता है और अपना सारा प्लान समझाता है। जिसके बाद लूफी और तलवारबाज बारी बारी करके जोकर के जिस्म के टुकड़ों को बॉक्सेस की तरफ फेंकते हैं और नामी जल्दी से रॉड की मदद से उन्हें कैद करती रहती है। इस वजह से जोकर के पास अब जिस्म के बहुत थोड़े हिस्से रह गए थे और अब वो काफी छोटा हो गया था। और अब यहाँ पर लूफी अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करता है। वो अपने दोनों बाजुओं को लंबा करके बड़े बड़े हाथ बनाता है, दोनों हाथों से एक साथ उस पर हमला करके उसे वहाँ से उड़ा देता है। जिसके बाद लूफी वो नक्शा नामी को दे देता है, क्योंकि अब उसे इन दोनों पर भी यकीन हो गया था
और ये अच्छे दोस्त बन गए थे। अब ये तीनों मिलकर वहाँ पर कैद लोगों को आजाद करवाते हैं, जिन्हें ऑडियंस बनाकर वहाँ पर बिठाया गया था। उधर मरीन बेस के हेड ने मरीन कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें वहाँ पर बांध दिया था, क्योंकि हेड जान चुकी थी कि एक अच्छा मरीन कैप्टन नहीं है, ये बहुत ही बुरा है और बहुत नाइंसाफी करता है, बेहद जालिम भी है। अब मरीन बेस के हेड ये फैसला करते हैं कि अब मैं खुद अपनी नई मरीन आर्मी बनाकर लूफी को पकड़ने के लिए निकलूंगा। उनकी नई मरीन आर्मी सामने खड़ी हुई थी, जिनमें कैदी लड़का और मरीन कैप्टन का बेटा भी शामिल था, जिसके फौरन ही बाद ये लूफी को पकड़ने के लिए समंदर में निकल जाते हैं। उधर लूफी सबको आजाद करवाकर अपने दोनों साथियों नामी और तलवारबाज को लेकर कश्ती में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब तभी नामी अकेले में जाती है और किसी को कॉल करके बताती है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा मेरे पास आ गया है और अब मैं आ रही हूँ, जिससे यहाँ हम समझ पाए कि नामी उन्हें धोखा दे रही है और वो किसी और के साथ मिली हुई है। अब यहाँ से हमें 7 साल के पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा जो दरअसल लूफी का दोस्त था, वो अपने गाँव में हर वक्त ये अफवाह फैलाता रहता था कि लुटेरे आ गए, जल्दी से छुप जाएं। इस वजह से सब लोग काफी डर जाया करते थे और फौरन अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते थे। अब लोगों को लगता था कि वो सच बोलता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि वो झूठ बोलता था। यहाँ पर कोई लुटेरे नहीं आया करते थे, इसीलिए अब कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो लोग डरते नहीं और ना ही अपने घरों में जाकर छुपते हैं। अब कहानी वापस आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ वो बच्चा यानी कि लूफी का दोस्त अब बड़ा तो हो चुका है, लेकिन अभी भी वो अफवाहें फैलाता है कि लुटेरे आ गए, जल्दी से छुप जाओ। लेकिन अब कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। उधर लूफी और उसके साथी जब आगे बढ़ रही थी तो उनका शिप खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें सुराख हो गया था और पानी अंदर आ रहा था। तो इसलिए अब ये लोग नई शिप खरीदने के लिए उसी लड़के यानी लूफी के दोस्त के आइलैंड पर आ जाते हैं और अपने पुराने शिप को पानी में ही डूबने देते हैं, ताकि उसके जरिए कोई इन तक पहुँच न सके। मरीन बेस के हेड अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहे थे लूफी को पकड़ने के लिए। जोकर उन बॉक्सेस में से अपने जिस्म के सारे हिस्से वापस ले चुका था, जिन्हें जोड़कर अब वो पहले जैसा बन गया था। वो भी वहाँ पर खड़ा ही था कि तभी उसके पास अजीब सा मछुआरा आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें हमारे मछुआरे के हेड ने बुलाया है। पर जोकर उसके साथ जाने से मना कर देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वो अजीब मछुआरा उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे जोकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब मछुआरा उसे उठाकर अपने साथ ले आया। उधर लूफी इस आइलैंड पर फिर रहा था और अपने लिए नए शिप की तलाश कर रहा था, जहाँ पर एक शिप उसे पसंद आ भी जाती है। वो जब उसे पास से देखने गया तो इस शिप में लूफी का वही दोस्त था जो बचपन में अफवाहें फैलाया करता था। यहाँ वो लूफी से मिलता है और उसे बताता है कि मैं ही इस शिप की देखभाल करता हूँ, अगर तुम्हें ये शिप चाहिए तो चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाने ले चलता हूँ, क्योंकि ये शिप उसकी है, बल्कि शिप ही तो क्या पूरा आइलैंड ही उसका है। जो सुनकर लूफी, नामी और तलवारबाज उससे मिलने के लिए तैयार हो गए और अब लूफी का दोस्त उन तीनों को अपने दोस्त से मिलवाने ले जाता है उसके घर पर, जहाँ उसका घर हम देखते हैं बहुत शानदार खूबसूरत था, क्योंकि वो लड़की बहुत अमीर थी। जिसके बाद वो लड़की अंदर से निकलकर बाहर आती है, उसके साथ उसका दोस्त भी था। लड़की के साथ उसका दोस्त भी था जिसका नाम क्लाडोर था। अब इस अमीर लड़की की कल 28वीं बर्थडे थी, यानी कल वो 18 साल की हो जाएगी। तो उसका दोस्त यहाँ पर आकर उसे पहले ही हैप्पी बर्थडे विश कर देता है। वो फिर अमीर लड़की से लूफी, नामी और तलवारबाज को भी मिलवाता है, ये कहकर कि ये तीनों भी मेरे साथी हैं। तब अमीर लड़की उस लड़के यानी लूफी के दोस्त को कहती है कि आज रात तुम और तुम्हारे ये साथी यहीं पर रुक जाओ हमारे साथ रात का खाना खाने के लिए। यहाँ पता चला कि अमीर लड़की के मोम डैड मर चुके हैं और अब वो इस घर में बिल्कुल अकेली रहती है, इसलिए उसका दोस्त क्लाडोर और नौकर ही उसकी देखभाल करते हैं। अब वो अमीर लड़की जब अकेली बैठी थी तो खुफिया रास्ते से वो लड़का यानी लूफी का दोस्त उसके पास आता है। बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वो उसे समंदर से लाया हुआ मोती देता है और उसे खुश करने के लिए यह बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं कई बार समंदर में जाकर एडवेंचर कर चुका हूँ। बातों के दौरान ही लड़की को खांसी होने लगी। तब लूफी का दोस्त उसे चाय लाकर पिलाता है, जिससे उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर होती है। लूफी और नामी कपड़ों वाले कमरे में जब गए तो वो ये सोचकर काफी परेशान हो रही थी कि यहाँ पर तो इतने सारे कपड़े हैं, हम कौन से पहने। यहाँ पर तभी तलवारबाज भी आ जाता है और वो इन दोनों से पूछता है कि अमीर लड़की के साथ जो उसका दोस्त है क्लाडोर, कि तुम्हें वो जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पहले मैं उससे मिल चुका हूँ। जिस पर लूफी और नामी कहते हैं कि नहीं तो हमें तो नहीं ऐसा लगता। उधर वही क्लाडोर अपनी मीठी मीठी बातों में अमीर लड़की को फंसाकर उसे काफी खुश कर देता है। अमीर लड़की उसके गले से लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो। पर क्लाडोर तो असल में उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन था, क्योंकि वो अमीर लड़की को मारने के लिए दोनों नौकरों के साथ मिलकर प्लान बना चुका था, ताकि उसके मरने के बाद सब कुछ उसका हो जाए और वो इस आइलैंड पर राज कर सके। इसी वजह से क्लाडोर हर रोज लड़की को थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा था, जिस वजह से वो लड़की बीमार रहती है। यहाँ दोनों नौकरों ने मिलकर लड़की को मारने के लिए बहुत सारा जहरीला सूप बनाया हुआ था, ताकि उसकी 18वीं सालगिरह से पहले ही वो उसको मार दे। फिर अब रात को बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ पर लूफी, नामी और तलवारबाज पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं, मजे मजे के खाने खाते हैं। यहाँ नामी एक आदमी से बात करती है जो कि यहाँ का खास आदमी था, क्योंकि
क्योंकि वो अमीर लड़की का सारा बिजनेस और लेन देन संभालता था। वो यहाँ का डीलर था। अब तभी अमीर लड़की यहाँ पर क्लाडोर के साथ आती है और अपने डीलर से मिलती है। अब तलवारबाज क्लाडोर से बात करता है और उससे पूछता है, तो मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो, क्या पहले हम मिल चुके हैं? जिस पर क्लाडोर मना कर देता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, हम पहली बार ही मिल रहे हैं। अब डीलर अमीर लड़की को कहता है कि मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, पर क्लाडोर मना कर देता है और कहता है कि बातें बाद में होती रहेंगी, पहले सब खाना खा लेते हैं। अब जब ये सारे लोग खाना खा रहे थे तो यहाँ पर लूफी अमीर लड़की से उसे शिप के बारे में बात करता है कि हम वो लेना चाहते हैं क्योंकि हम पायरेट्स हैं और ग्रैंड लाइन के लिए जा रहे हैं, तो हमें उस शिप की जरूरत है। अमीर लड़की कहती है कि आज रात 12 बजने के बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी, तब हर चीज मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, तो शिप मैं तुम्हें दे दूंगी। वो बातें कर ही रही थी कि तभी लड़की की तबीयत खराब होने लगी। क्लाडोर कहता है किसी आराम की जरूरत है, अब सब लोग यहाँ से चले जाइए, पर अमीर लड़की मना कर देती है कि नहीं नहीं, मत कहो उन्हें जाने का, आज रात वो यही रुकेंगे। ये सुनकर तब क्लाडोर भी चुप हो जाता है और अमीर लड़की को उठाकर उसके कमरे में छोड़ने जाता है। अब मरीन बेस के हेड और कैदी लड़का जब एक जगह पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर मरीन कैप्टन का बेटा आता है और बताता है कि एक आइलैंड के पास हमें लूफी के शिप का सामान मिला है, जिस पर मरीन बेस के हेड कहते हैं तो इसका मतलब है लूफी उस आइलैंड पर गया है, तो अब तुम दोनों उस आइलैंड पर जाओ और लूफी को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। अब जब डीलर अकेला था तो उसके पास क्लाडोर आता है क्योंकि वो डीलर को मारना चाहता है। वजह ये थी कि डीलर क्लाडोर की सच्चाई जान चुका था, जो सारी बात आज रात वो अमीर लड़की को बता देगा। अब यहाँ हमने देखा कि क्लाडोर के पास भी तेज चलने और दौड़ने की स्पीड और ब्लेड की ताकत है। उसके हाथ में 5 ब्लेड लगे हुए थे। वो उन्हें डीलर के अंदर घुसाकर उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। अब हम जोकर को देखते हैं, जिसे वो मछुआरा अपने हेड के पास उठाकर ले आया था। हेड जोकर को कहता है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा और खतरनाक पायलट हूँ, अगर तुम यहाँ पर कुछ लूटोगे तो आधा हिस्सा मुझे भी दोगे। जिस पर जोकर कहता है लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। लूफी नाम का एक लड़का है, वो ही यहाँ पर हर जगह घूम रहा है, उसके पास एक ग्रैंड लाइन का नक्शा भी है, वो ही उस खजाने को ढूंढ लेगा। इस पर मछुआरों का हेड कहता है कि कौन लूफी, कहाँ है वो इस वक्त? जोकर कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे फिलहाल पता नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर वो हेड मानकर उसे छोड़ देता है। अब लूफी और तलवारबाज और खाना खाने और शराब पीने अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं और अब ये दोनों मिलकर किचन में जाते हैं, जहाँ पर लूफी का दोस्त पहले से ही मौजूद था, और अब ये तीनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं। अब नामी भी अपने कमरे से बाहर आकर यहाँ पर सामान चुराने लगती है, जिसके बाद वो अमीर लड़की के कमरे में जाती है। वो लड़की नामी के हाथ में सामान का थैला देखकर समझ जाती है कि ये चोरी कर रही है, लेकिन यहाँ वो फिर भी नामी को कुछ नहीं कहती, बल्कि दोस्तों की तरह ही उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में लूफी का दोस्त बताता है कि मेरे डैड भी एक काफी बड़े पायरेट थे, लेकिन फिलहाल वो लापता है। अब उनका नाम सुनकर लूफी एकदम से बोलता है, अच्छा वो, उनको तो मैं जानता हूँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ और वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवा दूंगा। अब यहाँ पर तलवारबाज उससे पूछता है क्या यहाँ पर पीने के लिए शराब है? इस पर वो कहता है कि हाँ, बेसमेंट में बहुत सारी शराब पड़ी है, वहाँ जाकर पी लो। तो अब तलवारबाज और लूफी का दोस्त बेसमेंट में आते हैं, लेकिन जब ये आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें यहाँ पर डीलर की लाश मिलती है और ये दोनों उसे देखकर काफी परेशान हो जाते हैं, ये सोचकर कि इसे किसने मारा होगा। जहाँ तभी इनके सामने क्लाडोर आ जाता है। वो इन्हें भी अपने 5 ब्लेड्स दिखा देता है, जिन्हें देखकर तलवारबाज समझ जाता है कि ये कौन है। क्लाडोर असल में ब्लैक आर्मी का कैप्टन था, जो कि बुरे पायरेट्स होते हैं, और इसके ऊपर भी ढेर सारे पैसों का इनाम रखा गया है। अब एकदम ही तलवारबाज अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी ब्लेड से उसकी तलवार नीचे करता है और ऐसे उसके हमले से बच जाता है। और फिर क्लाडोर अपनी स्पीड की ताकत से वहाँ से झट से गायब हो गया। इतनी ही देर में क्लाडोर के दोनों साथी इन्हें नौकर यहाँ पर आ जाते हैं। एक नौकर तलवारबाज के सर पर कोई चीज मारकर उसे बेहोश कर देती है, जो देखकर लूफी का दोस्त एक छोटी सी जगह से जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और नौकरों के हाथ लगने से बच गया। अब क्लाडोर यहाँ पर वापिस आया और अपने नौकरों से कहता है कि उन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाओ, इन्हें डीलर की और तलवारबाज की, जो कहकर वो यहाँ से चला गया। लूफी किचन में आया क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तो जहरीले सूप को देखकर उसे रहा नहीं गया और वो सारा का सारा सूप पी जाता है। इससे वो मरता तो नहीं, लेकिन फौरन बेहोश हो जाता है। उधर नामी भी अमीर लड़की से बातें करने के बाद उसकी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी और जो सामान अब नामी ने चुराया था वो सारा वापस रख देती है। उधर वो दोनों नौकर डीलर की लाश और बेहोश तलवारबाज को एक कुएं के पास लाकर उसके अंदर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। लूफी का दोस्त जो पहले ही काफी घबराया हुआ था, अब वो दोबारा से हर घर में जाकर इस बार सच बताता है कि मेरी बात का यकीन कर लो, उठो जागो, सच में यहाँ पर लुटेरे आ गए हैं। अब हालांकि इस बार वो सच बोल रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं था। और फिर तभी लूफी का दूसरा दोस्त यानी कि कैदी लड़का भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। यह लूफी का दोस्त कैदी लड़की को सारी बात बता देता है कि ब्लैक आर्मी यानी बुरे पायरेट का जो कैप्टन है वो यहाँ पर आ चुका है और सबको मार रहा है, उसके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस पर मरीन कैप्टन का बेटा कहता है कि ये झूठ है, ब्लैक आर्मी के कैप्टन को तो मेरे डैड ने मार दिया था, इसलिए हम यहाँ पर जो काम करने आए हैं वही करेंगे, यानी लूफी को ढूंढने के लिए। उसका नाम सुनकर लूफी का दोस्त बताता है तुम लूफी को ढूंढने आए हो यहाँ पर, वो भी इधर ही है। और अब वो इनको
को लूफी के पास ले जाने लगता है। उधर नामी जब किचन में आती है तो ये देखकर काफी परेशान हो जाती है कि लूफी यहाँ पर बेहोश पड़ा है। उसे समझ नहीं आती कि सूप पीकर ये बेहोश कैसे हो गया, पर तभी उसे आहट महसूस हुई और वो जल्दी से जाकर एक जगह पर छुप जाती है। वहाँ पर दरअसल क्लाडोर और उसके साथी आए थे, इन्हें दोनों नौकर, और उनकी बातें सुनकर नामी सारी बात समझ जाती है कि ये क्या करने वाले हैं, इन्हीं अमीर लड़की की जान लेने वाले हैं। घर के बाहर लूफी का दोस्त मरीन आर्मी को ले आया था। अब क्लाडोर जैसे दरवाजा खोलता है, लूफी का दोस्त बताता है कि यही ब्लैक आर्मी का कैप्टन है, इन्हीं के लुटेरा। पर यहाँ पर क्लाडोर उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि इसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए अक्सर ही ऐसी बातें करता रहता है। ये बचपन से ही इस तरह की कहानियां बनाते आ रहा है। अब ये सुनकर कोई भी लूफी के दोस्त की बातों का यकीन नहीं करता, सिवाय कैदी लड़के के। उसे लग रहा था कि क्लाडोर ही झूठा है और लूफी का दोस्त सच बोल रहा है। अब मरीन कैप्टन का बेटा क्लाडोर को कहता है कि लूफी इधर ही है, तो तब क्लाडोर कहता है कि हाँ, और वो लूफी को इनके हवाले कर देता है जो आधी बेहोशी की हालत में था। अब नामी वहाँ से निकलकर बाहर आई, वो नौकर के मुंह पर पेन से हमला करके उसे बेहोश करती है और यहाँ से भाग जाती है। लूफी का दोस्त भी वहाँ से भागकर अमीर लड़की के पास आ गया था। क्लाडोर कैदी लड़के को कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या ले रहे हो, चले जाओ यहाँ से। उसकी बेइज्जती करके वो मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देता है। अब नामी भी अमीर लड़की के पास आ गई थी जहाँ पर लूफी का दोस्त पहले से ही मौजूद था। अब यहाँ पर नामी और लूफी का दोस्त मिलकर अमीर लड़की को क्लाडोर की सच्चाई बताते हैं कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है और सब कुछ हथियाने के लिए तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। अब तलवारबाज जो जिंदा था, जिसे कुएं में फेंक दिया था, वहाँ पर उसे होश आ गई थी। वो रस्सी बाहर फेंक कर वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो कुआं काफी गहरा था तो वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, बार बार कोशिश करता रहता है। अब यहाँ हमें तलवारबाज के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि जब वो छोटा था, तलवारबाज बन रहा था, तो उसने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनूंगा। लेकिन बाद में उसे पता चला कि मेरी दोस्त की मौत हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ और तब वो अपने दोस्त के साथ किए गए वादे को निभाने का सोचता है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनने के लिए वो निकल गया। प्रेजेंट टाइम में 12 बज गए थे और अब वो अमीर लड़की 18 साल की हो गई थी। इसलिए अब क्लाडोर उसकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करने के लिए उसे मारने के लिए जाता है। वो घर के सारे दरवाजों को बंद कर देता है ताकि वो लड़की अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग न जाए। जिसके बाद वो अपने हथियारों, इन्हीं ब्लेड्स वाले हाथों और अपने नौकर साथियों के साथ अमीर लड़की के कमरे में जाता है। लेकिन अमीर लड़की तो पहले ही लूफी के दोस्त और नामी के साथ खुफिया रास्तों से यहाँ से भाग रही थी। ये लोग दीवारों के अंदर बने छोटे रास्ते से जा रहे थे, लेकिन तभी अमीर लड़की को खांसी हो जाती है। उसकी आवाज क्लाडोर ने सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि वो लोग कहाँ हैं। इसीलिए वो उस दीवार में अपना ब्लेड्स वाला हाथ घुसा देता है। तलवारों से तीनों बाल बाल बचते हैं और अब ये जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। तलवारबाज कुएं में अब खुद ही ऊपर आने की कोशिश करता है। वो चढ़कर ऊपर आ रहा था लेकिन बार बार नीचे गिर रहा था, लेकिन इस बार भी वो हार नहीं मानता और बड़ी हिम्मत करके दोबारा से उठा, ऊपर चढ़ने लगा और आखिरकार वो कुएं से बाहर आ ही जाता है। उधर कैदी लड़का लूफी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। लूफी को होश आने लगी, इसलिए कैदी लड़का उसके पास जाता है। अब लूफी यहाँ पर पूरी तरह होश में आकर कैदी लड़के को कहता है कि मुझे यहाँ से वापस जाना होगा क्योंकि क्लाडोर सच में बहुत खतरनाक है और मेरे दोस्तों की जान को खतरा है, मुझे उन्हें बचाना है क्योंकि वो सच में ब्लैक आर्मी का कैप्टन है। लेकिन तभी मरीन कैप्टन का बेटा लूफी पर गन तान देता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। इतनी ही देर में तलवारबाज भी यहाँ पर आ गया था और वो उसके सभी साथियों को मार देता है। फिर वो मरीन कैप्टन के बेटे को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद लूफी और तलवारबाज अपने साथियों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। घर में वो तीनों यानी कि अमीर लड़की, लूफी का दोस्त और नामी एक पुराने कमरे में आकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी क्लाडोर भी यहाँ पर आ जाता है। उसे शक था कि वो यहीं पर है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने लगता है। इसी दौरान लूफी और तलवारबाज भी जैसे तैसे घर का एक रास्ता खोलकर अंदर आ ही जाते हैं। लूफी जाता है ऊपर और तलवारबाज दूसरी साइड पर। तलवारबाज के सामने क्लाडोर के दोनों नौकर साथी आ जाते हैं तो वो जल्दी से अपनी तलवार पकड़कर उनसे लड़ने लगता है। अमीर लड़की और नामी जैसे बाहर आई, क्लाडोर जल्दी से आगे आकर उन्हें पकड़ लेता है। वो उन्हें बस मारने ही वाला था कि तभी लूफी का दोस्त अपने हथियार से उस पर निशाना लगाता है, लेकिन इस बार भी वो बच जाता है। क्लाडोर को कुछ नहीं होता। अब क्लाडोर फुल स्पीड के साथ उसके पास आया और उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। फिर वो अमीर लड़की और नामी के पास आया, उसने अपना ब्लेड्स वाला हाथ ऊपर उठाया अमीर लड़की को मारने के लिए, लेकिन तभी पीछे लूफी आ गया जिसने अपना हाथ लचकदार बना के लंबा करके उसे पकड़ लिया और ऐसे अमीर लड़की को बचा लिया। जिसके बाद अब लूफी क्लाडोर से लड़ने लगता है। लचकदार ताकत का इस्तेमाल करके वो उसे उठा कर मार रहा था, पर क्योंकि क्लाडोर काफी खतरनाक और ताकतवर था इसलिए लूफी ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाता। क्लाडोर बहाने से काफी बार लूफी पर हमला करता है जिस वजह से लूफी को अब थोड़ा रुकना पड़ता है, लेकिन फिर मौका पाकर लूफी उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है और वो दूर जाके गिरता है। तलवारबाज भी दोनों नौकरों से लड़कर उन्हें खूब मार रहा था। एक पर वो तलवार से ऐसे हमला करता है कि सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और ऐसे वो इन पर भारी पड़ रहा था। उधर क्लाडोर भी अब आमने सामने आकर लूफी से लड़ता है और अपनी ब्लेड से
उसे दूर फेंक फेंक के मारता है, लेकिन इसका असर लूफी पर ज्यादा नहीं होता। वो बड़े आराम आराम से बार बार बच रहा था। अब यहाँ पर लूफी अपनी सबसे खास मूव का इस्तेमाल करता है। वो लचकदार ताकत का इस्तेमाल करके अपनी गर्दन को लंबी करता है और उससे क्लाडोर पर हमला करके बाहर फेंक के मारता है। लेकिन तलवारबाज भी उसके दोनों साथियों को हराकर बंदी बना लेता है, यानी कि इन्होंने उन तीनों को ही पकड़ लिया था। अब इस तरह इन सभी दोस्तों ने उनसे लड़ाई की, उन्हें हराया और इन सब की ही जान बच गई। लेकिन नामी कहती है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मरीन आर्मी जान चुकी है कि हम यहाँ पर हैं और हमें पकड़ने वो यहाँ पर आती ही होगी। पर क्योंकि भागने के लिए इनके पास कोई शिप नहीं था, इसलिए अमीर लड़की इन्हें वही वाला शिप दे देती है। अब यहाँ पर अफवाह वाला लड़का यानी लूफी का दोस्त भी इनके साथ सफर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये चारों उस शिप में बैठकर इस आइलैंड से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि क्लाडोर भी मरा नहीं था बल्कि जिंदा बच गया था और वो भी कश्ती में बैठकर इस आइलैंड से निकल चुका था। कैदी लड़का वापस आ गया था, जहाँ वो मरीन बेस की हेड से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं लूफी को पकड़कर नहीं ला पाया। हेड उससे कहती है कि परेशान मत हो, तुमने कोशिश भी की और अपना काम भी पूरा कर दिया, तुम उन लोगों को आइलैंड से बाहर ले आए, यही बहुत है, अब हम उन्हें पकड़ लेंगे। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अपनी दूरबीन से वो लूफी के शिप को देख पा रहा था। और अब मरीन बेस के हेड कहते हैं कि जल्दी से उनकी शिप पर हमला कर दो। उधर वो सारे लोग अपने इस नए शिप पर काफी इंजॉय कर रहे थे, हंसी खुशी अपने सफर पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी इन पर बॉम्ब्स की बारिश होने लगती है। ये देखकर सारे दोस्त ऊपर आए। लूफी दूरबीन से देखता है कि ये कौन कर रहा है और उसे वहाँ पर मरीन बेस के हेड दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर लूफी काफी हैरान हो गया, कहता है कि ये तो मेरे दादाजी हैं। अब ये सुनकर वो तीनों ही काफी हैरान रह जाते हैं। इन्हीं लूफी का दोस्त नामी और तलवारबाज, या ये तुम्हारे दादाजी हैं? लूफी के हाँ बोलने पर वो सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी हैरानी के साथ शिप पर हमला कर देते हैं, जिसके साथ ये कहानी लूफी के पास्ट माजी में चली जाती है, जहाँ हमें पता चला कि जब लूफी छोटा था तो उसके दादाजी तब से ही चाहते थे कि लूफी भी एक मरीन ऑफिसर बने, लेकिन लूफी को तो हमेशा से ही एक पायरेट समुद्री लुटेरा बनना था। इसीलिए वो अपने दादाजी से कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं एक पायरेट बनूंगा और बहुत बड़ा पायरेट। जो सुनकर उसके दादाजी गुस्से में आ गए। उन्होंने लूफी को उठाकर साइड में फेंक कर मारा और फिर उसकी बनाई हुई कश्ती को भी तोड़कर इधर उधर फेंक दिया। फिर वो उसे भी उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में लूफी के दादाजी, जिनका नाम गार्ब था, वो उसके शिप पर बॉम्ब्स की बरसात कर देते हैं। फिर वो इन सबको सरेंडर करने को कहते हैं, यानी खुद को उनके हवाले करने का। पर लूफी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, जो सुनकर उसके दादाजी को गुस्सा आ गया। इसीलिए वो एक तोप का गोला उठाकर उनके शिप की तरफ फेंकते हैं, जो देखकर लूफी अपने जिस्म को गुब्बारे की तरह बड़ा सा फुलाता है और उस तोप के गोले को अपने साथ टकराकर वापस उनकी शिप की तरफ ही भेज देता है। जैसे तोप का गोला वापस आकर उनकी शिप से टकराया, शिप का ऊपर वाला हिस्सा टूट जाता है। वो लोग लड़खड़ा गए, जिस बात का फायदा उठाकर लूफी अपनी शिप को लेकर यहाँ से निकल गया। ये जब आगे बढ़ रहे थे तो लूफी को खाने की खुशबू आती है। वो गौर करता है और अपने साथियों को एक तरफ इशारा करके बताता है कि खुशबू यहाँ से आ रही है, जो दरअसल एक होटल था। तो अभी अपनी शिप उस तरफ ही ले चलते हैं। ये होटल काफी बड़ा और शानदार था। ये साथी अंदर जाकर वहाँ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ हम एक बहुत अच्छे शेफ को देखते हैं, जो बहुत मजे मजे के खाने बनाता था। इस वक्त भी वो एक खास किस्म की डिश तैयार कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ इस होटल का मालिक वहाँ पर आकर शेफ को बहुत डांटता है और ये भी कहता है कि तुम्हारी ये डिश बिल्कुल बेकार है। वो उस पर फिर बहुत चिल्लाकर शेफ की जगह उसे वेटर बनाकर बाहर भेजता है। शेफ जब बाहर आया तो देखता है कि वहाँ पर दो आदमी लड़ रहे हैं। उसे गुस्सा आ गया, ये होटल का माहौल खराब कर रहे हैं। तो यहाँ वो अपनी टांगों की ताकत दिखाता है। वो जोर जोर से उन्हें टांगे मारकर अच्छे सबक सिखाता है और चुपचाप वहाँ पर बिठा देता है। फिर वो लूफी और उसके साथियों के पास आकर उनका ऑर्डर लेता है और वहाँ से चला जाता है, यानी कि उन्होंने क्या खाना है। उधर लूफी के दादाजी इन्हीं गार्ब ने अपनी शिप ठीक कर ली थी। अब तभी गार्ब के पास एक कैदी लड़का आता है, जो अब मरीन ऑफिसर है, साथ ही वो लूफी का दोस्त भी है। वो गार्ब से कहता है कि हमें दूसरी मरीन ग्रुप से मदद लेनी चाहिए, पर गार्ब उनसे मदद लेने से साफ इनकार कर देते हैं। और अब वो एक आदमी को कॉल करते हैं, जो पायरेट्स का तलवारबाज था। वो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज था, जो इस वक्त भी कुछ दूसरे पायरेट से लड़ रहा होता है और तलवार से मार मार कर आसानी से उन्हें उठा कर फेंक रहा था। अपनी तलवार की महारत से सबको मारने के बाद वो उन पायरेट्स की शिप को भी अपनी तलवार से तोड़ देता है, जिससे उनकी शिप पानी में डूब जाती है। तभी पायरेट्स का हेड अपनी मशीन गन से तलवारबाज पर गोला फेंकता है, लेकिन वो अपनी तलवार से ही उस गोले के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो आगे बढ़ा और पायरेट्स के हेड को भी मार देता है। गार्ब यहाँ पर तलवारबाज को लूफी के बारे में सब कुछ बताते हैं और ये भी कहते हैं कि कैसे भी करके उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। कैदी लड़का यानी मरीन ऑफिसर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। सफाई करते हुए मरीन ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि ये तलवारबाज कौन है, जिस पर वो बताता है कि ये तलवारबाज दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो भी पायरेट्स का ही तलवारबाज है और पायरेट्स को गवर्नमेंट रोक नहीं पाई, इसलिए गवर्नमेंट ने इन सब पायरेट्स के साथ हाथ मिला लिया। तो अब ये लोग मरीन फौजियों की मदद करते हैं। बदले में मरीन फौजी भी इन्हें कुछ नहीं कहते, इनके बीच में नहीं आती, जो मर्जी करे। ये सुनकर मरीन ऑफिसर कैदी लड़का काफी
हैरान रह जाता है, पूछता है पर मरीन ऑफिसर्स तो लोगों की मदद करने के लिए होते हैं ना, तो फिर वो पायरेट्स को कुछ भी करने कैसे दे सकते हैं, उन्हें रोकते क्यों नहीं। जिस पर दूसरा ऑफिसर जवाब देता है कि यही दुनियादारी है, न तुम हमें कुछ कहो और न ही हम तुम्हें कुछ कहेंगे। ये सब जानने के बाद वो लड़का गार्ड के पास आया और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ लूफी को पकड़ने के लिए आपने उस तलवारबाज पायरेट को भेजा है, तो बताएं आप हम लुटेरों की मदद कैसे ले सकते हैं? क्या उनके लिए कानून अलग से है और आम लोगों के लिए अलग से? जिस पर गार्ड उसे समझाते हैं कि भाई दुनिया ऐसी है, ये सीधी दिखती है पर है नहीं, टेढ़ी है, तो इसीलिए ये जरूरी नहीं कि जो कानून हम बनाएं हर जगह उस पर ही अमल किया जाए, तो इसीलिए हमें इसी के साथ जीना होगा, इसे ही अपना कर चलना पड़ेगा। तो अब तुम्हें भी इस बात को कबूल कर लेना चाहिए, तुम या मैं अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते। उसे गार्ड की बात समझ आ जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। उधर लूफी और उसके साथी पेट भर के खाना खाते हैं, लेकिन जब बिल भरने की बारी आती है तो लूफी कहता है कि वो क्या है, दरअसल अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मुझे वो खजाना वन पीस मिल जाएगा ना तो मैं आपके ये पैसे सूद समेत चुका दूंगा। ये सुनकर होटल के मालिक को गुस्सा आ गया और वो लूफी को पकड़कर किचन में लाता है और कहता है कि तुम बिल नहीं भर रहे ना, तो लो इस होटल के सारे गंदे बर्तन अब तुम्हें धोने पड़ेंगे। इतनी ही देर में यहाँ पर वो शेफ भी आ जाता है, जिसको दोबारा होटल का मालिक डांटने लगा। अब लूफी जब बर्तन धो रहा था तो उसे वहाँ पर उस शेफ की बनाई वो खास डिश भी नजर आ जाती है, जिसे वो थोड़ा सा चखता है। वो उसे बहुत मजे की लगी तो लूफी उसे भी सारा खा जाता है, जिसके बाद वो शेफ से ही बात करता है और कहता है वैसे मान गया तुम्हारी डिश कमाल की थी, मजा आ गया। जिस पर शेफ जवाब देता है कि मैं इस होटल का सबसे बड़ा शेफ हूँ, लेकिन होटल का मालिक मेरी एक नहीं सुन, मेरा एक सपना है, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनना चाहता हूँ और मैं उस जगह को ढूंढना चाहता हूँ जहाँ पर दुनिया के तमाम जानवर मिल सकते हैं और वहाँ पर पकाने के लिए मजे मजे के मसाले भी मिलते हैं। जो सुनकर लूफी उसकी हौसला अफजाई करता है और कहता है कि तुम्हें अपना ये सपना जरूर पूरा करना चाहिए। अब तभी एक लड़का भागता हुआ यहाँ पर आया, क्योंकि उसे जोरों की भूख लगी हुई थी, तो इसलिए वो शेफ जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाता है और वो लड़का बड़े मजे लेकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। अब उसकी रहमदिली देखकर लूफी शेफ को कहता है कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम खजाने वन पीस को ढूंढने जा रहे हैं। अब वन पीस का नाम सुनकर वो लड़का कहता है क्या तुम वन पीस ढूंढने जा रहे हो? मैं और मेरे साथी भी वहीं गए थे, लेकिन ग्रैंड लाइन बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ पर हमने अपना सब कुछ खो दिया, सिर्फ अकेला मैं ही जिंदा बचकर वापस आया हूँ, मेरे सारे साथी भी मारे गए, तो तुम भी वहाँ जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अब यहाँ ये लोग बातें कर रहे थे, जबकि बाहर वो तलवारबाज पायरेट भी आ चुका था। यह लूफी का दोस्त बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि हमने मरीन फौजियों को हरा दिया, मेरा एक दोस्त भी है लूफी, तब उसने ही किया। अब लूफी का नाम सुनकर वो तलवारबाज कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे ले चलो उससे मिलवाने। तब लूफी का दोस्त उसे पहले नामी और तलवारबाज के पास लाता है, यानी जोरो के पास, जो लूफी का साथी है। यहाँ तलवारबाज जोरो दूसरे तलवारबाज को देखते ही पहचान लेता है, और क्योंकि जोरो को दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना था, अपने दोस्त के साथ किए गए वादे को निभाना था, इसलिए यहाँ पर जोरो दूसरे तलवारबाज को तलवार की लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। दूसरा तलवारबाज जोरो के चैलेंज को कबूल करता है और कहता है कि हम सुबह मिलते हैं। इतना कहकर वो यहाँ से चला गया। ये सुनकर नामी और लूफी का दोस्त काफी घबरा जाते हैं, इसलिए अब ये लोग जल्दी से लूफी के पास आते हैं। यहाँ पर नामी लूफी को सब कुछ बता देती है। यहाँ नामी खुद भी जोरो को ये लड़ाई लड़ने से मना करती है, क्योंकि इस लड़ाई में उसकी जान भी जा सकती थी। जिस पर जोरो कहता है कि नहीं, मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है, इस दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनकर। जो सुनकर लूफी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करता, ये तुम्हारा सपना है तो तुम इसे पूरा करो, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के सपनों में नहीं आऊंगा कभी भी। पर इस बात से नामी को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इनको अपना दोस्त मानने लगी थी, पर क्योंकि वो इसकी बात नहीं मान रहे थे तो वो इन्हें छोड़ने का प्लान बनाती है। वो अपना सारा सामान पैक करने लगी। उसने अपने साथ ग्रैंड लाइन का नक्शा भी रख लिया था जो उसे चाहिए था। सारा सामान पैक करने के बाद अगली सुबह उन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अगली सुबह लूफी, जोरो और उनका दोस्त तलवारबाज के पास जाते हैं, जहाँ तलवारबाज जोरो से लड़ने के लिए अपनी छोटी सी तलवार निकाल। जोरो अपनी 2 तलवारें लेकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो तलवारबाज अपनी छोटी सी तलवार से उसकी वार को रोककर दूर फेंक देता है। यहाँ जोरो उससे हार रहा था, लेकिन फिर वो अपने सपने को याद करता है और उसकी हौसला अफजाई हो जाती है और वो दोबारा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी यहाँ तलवारबाज अपनी छोटी सी तलवार जोरो के अंदर घुसा देता है। ये देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। नामी भी यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि उसे अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी, पर यहाँ पर जोरो अभी भी हार नहीं मानता। जो देखकर तलवारबाज कहता है कि तुम वाकई बहादुर हो, तो मुकाबला तो बड़ा बनता है। जो कहकर वो अपनी बड़ी तलवार निकाल लेता है। जोरो भी अपनी तीसरी तलवार निकाल लेता है, उसे मुंह में रख के 2 तलवारें हाथ में पकड़कर वो तलवारबाज पे हमला कर देता है। लेकिन तलवारबाज अपनी तलवार से उसकी दोनों तलवारों पे हल्का सा कट मारता है, जिससे उसकी तलवारें टूट जाती हैं, उनका चूरा बन जाता है। लेकिन अभी भी जोरो हिम्मत नहीं हारता, बल्कि उसे लड़ने के लिए, मरने के लिए बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। अब इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तलवारबाज जोरो के सीने पर अपनी तलवार मारता है। जोरो को कट लग गया, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। तलवारबाज जोरो से काफी मुतासिर हो गया था, इसलिए अब वो यहाँ अपना काम नहीं करता, यानी लूफी को नहीं पकड़ता, और जोरो से कहता है कि तुम सच में बहादुर हो, इसलिए अब तुम दोबारा से ठीक हो जाओ और ताकतवर बनकर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और अब तभी यहाँ जोरो बेहोश हो जाता है। लूफी, नामी और उनका दोस्त उसे उठाकर अपने शिप पर ले आते हैं। ये जब उसका कट देखती है तो इन्हें समझ लग जाती है
कि जोरो को बचाने के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत है। तो मदद के लिए लूफी उसी शेफ और उसके मालिक के पास आता है। वो यहाँ सारी बात बता देता है और डॉक्टर का पूछता है, जिस पर होटल का मालिक कहता है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है और अब वो खुद ही उसकी मदद के लिए चला जाता है। होटल का मालिक खुद ही जोरो की मरहम पट्टी करने लगता है। वो उसके जख्म पर टांगे लगाता है, फिर मछली की खाल को उसके ऊपर लगा देता है ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। पर साथ में वो उसके साथियों से भी कहता है कि इसकी हालत बहुत खराब है, तुम्हारा दोस्त जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हुआ है, इसका बचना मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उसके दोस्तों को काफी टेंशन हुई और अब वो जोरो को वहाँ पर लेटा देते हैं। तलवारबाज पायरेट जब अपनी शिप पर आया तो गार्ड उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि लूफी कहाँ है, उसे पकड़ के नहीं लाए। जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं, इस बार मैंने उसे नहीं पकड़ा जाने दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से जीता हूँ। और हाँ, मैं ये भी जान गया हूँ कि लूफी आपका पोता है। लूफी में कुछ तो अलग है और मुझे लगता है कि आपका पोता ही वन पीस को ढूंढ निकालेगा। जो कहकर वो वहाँ से चला गया। अब लूफी के ना आने पर गार्ड को बहुत गुस्सा आ गया। वो सामान की तोड़फोड़ करने लगता है, पर उनकी ये सारी बातें छुपकर कैदी लड़की ने सुन ली थी। उधर शेफ सबके लिए खाना बनाता है, पर लूफी खाना नहीं खाता क्योंकि उसे जोरो के टेंशन से भूख ही नहीं लग रही थी और न ही वो कोई फैसला ले पा रहा था कि क्या करना चाहिए। जिस पर शेफ उसे समझाता है कि देखो, तुम इन सबके कैप्टन हो और कैप्टन को फैसला लेना चाहिए, फिर चाहे वो जैसा भी फैसला हो। और जिस होटल का मालिक है ना, एक वक्त में वो भी पायरेट्स का कैप्टन हुआ करता था और फैसले लेने उसे काफी अच्छे से आते थे। ये सुनकर लूफी हैरत में पड़ गया, पूछता है कि तुम उनसे कैसे मिले थे। जिस पर शेफ बताने लगता है कि काफी साल पहले जब मैं अपनी टीम के साथ शिप में था, खाना बना रहा था, तो तभी इस होटल के मालिक ने हमारे शिप पर हमला कर दिया। सब लोग डरकर भाग गए थे और मैं एक जगह पर आकर छुप गया। लेकिन फिर तभी वहाँ पर इस होटल का मालिक आ गया। उसने मेरी बनाई हुई डिश को चखा, जो उसे काफी मजे की लगी, लेकिन फिर वो उस डिश को अपने तरीके से बदलने लगा। पर तभी मैंने सामने आकर उस पर हमला कर दिया। उसने मुझे पकड़ लिया और जब उसे पता चला कि वो डिश मैंने बनाई है तो वो काफी मुतासिर हो गया। वहाँ मैंने उसे अपना सपना भी बताया कि मैं एक दिन अपनी पसंदीदा जगह को ढूंढ कर रहूंगा और वहाँ पर खाना बनाकर दुनिया का नंबर 1 शेफ बन जाऊंगा। मैं ये बता ही रहा था कि तभी समंदर में तेज तूफान आ गया, जिससे हमारी शिप पलट गई। उसमें पानी भरने से पूरी शिप तबाह हो गई, जिसमें बुरी तरह हम भी डूब गए। लेकिन फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं इस होटल के मालिक के साथ समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक जगह पर फंसा हुआ था। दरअसल उसने मेरी और अपनी जान बचा ली थी। यहाँ उसके पास 2 बैग थे। छोटे वाला बैग उसने मुझे दे दिया जिसके अंदर खाना था। मैंने देखा कि तो बड़ा चालाक है, बड़ा बैग खुद रख लिया और छोटा मुझे दे दिया। मैंने उससे पूछा भी कि तुमने मुझे छोटा बैग क्यों दिया और बड़ा खुद क्यों रखा, जिस पर उसने कहा क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो खाने के लिए मुझे ज्यादा सामान चाहिए। फिर उसने मुझे कहा कि दूसरी साइड पर जाओ और किसी शिप के आने का इंतजार करो, जब तक कोई शिप नहीं आ जाती तुम मेरे पास भी मत आना। ये सुनकर खाना लेकर मैं दूसरी साइड पर चला गया। लेकिन अब यहाँ पर काफी दिन गुजर गए थे और कोई शिप यहाँ पर नहीं आई थी। मेरे पास जो खाना था वो भी खत्म हो रहा था। फिर 25 दिन के बाद मुझे एक शिप दिखाई दिया। मैं उसे देखते ही जोरों से चिल्लाने लगा, पर वो शिप मुझसे काफी दूर थी तो वो लोग मुझे नहीं देख पाते। और फिर ऐसे ही वो चला गया। फिर ऐसे ही 30 दिन गुजर गए और मेरा खाना तकरीबन खत्म हो ही गया था। इसलिए तब मैंने बस इतना ही खाना खाना शुरू कर दिया जितना मुझे जिंदा रख सकता था। फिर ऐसे ही 50 दिन गुजर गए। मेरा खाना बिल्कुल खत्म हो गया था और मेरा भूख से बुरा हाल था। मैं तड़प रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं होटल की मालिक का खाना चुराता हूँ। मैं चाकू लेकर उसके पास गया। मैंने देखा कि उसकी भी हालत मेरी तरह बहुत खराब है और उसका जो बैग था वो वैसा का वैसा वहीं पड़ा हुआ था। मैंने उसमें चाकू मार दिया, पर उसमें कोई खाना नहीं था बल्कि सोना, चांदी, मोती और जेवरात थे, जिसका मतलब कि उसने अपने लिए कोई भी खाना नहीं रखा, सारा का सारा मुझे दे दिया। और आज तक वो जिंदा इसलिए था क्योंकि उसने इन दिनों में अपना ही पैर काट काट कर खाया था। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए मैं तो अनजान था, फिर तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया। जिस पर होटल के मालिक ने मुझे बताया कि जो जगह तुम ढूंढ रहे हो उस जगह को ढूंढना मेरा भी सपना था, लेकिन मेरी सारी जिंदगी उसको ढूंढते ही गुजर गई और वो जगह मुझे नहीं मिली। इसलिए मैं चाहता था कि तुम जिंदा रहो, जिसके बाद बड़े होकर तुम अपना और मेरा सपना पूरा करो, वहाँ पर खाना बनाकर। ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर वो शेफ इनको कहानी सुना रहा था। वो कहता है कि हम वहाँ पर 85 दिनों तक फंसे रहे, जिसके बाद वहाँ एक शिप ने आकर हमारी जान बचाई और अब लूफी तुम्हें भी उसकी तरह कोई फैसला लेना चाहिए। अब ये इतनी बड़ी कहानी सुनने के बाद भी लूफी को कुछ समझ नहीं आता। नामी जोरो के पास बैठी होती है। वो किताबों से उसे कहानियाँ सुना रही थी और बातें कर रही थी ताकि उसे जल्दी होश आ जाए, लेकिन वो तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी यहाँ लूफी आ जाता है। नामी उस पर भड़क पड़ती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम चाहते तो जोरो को इस सब से रोक सकते थे, पर तुमने उसे नहीं रोका, लड़ने दिया। जिस पर लूफी कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके सपनों के आगे कभी भी नहीं आऊंगा। और इसकी तरह तुम्हारा भी कोई सपना होगा ना जिसे तुम पूरा करना चाहती हो। जो सुनकर नामी काफी जज्बाती हो जाती है और कहती है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोचता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर वक्त अपने सपनों के बारे में ही सोचता रहे। जो कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उधर गार्ड कैदी लड़की के पास आते हैं और उसे बता देते हैं कि लूफी मेरा पोता है और मैं उसका दादा हूँ। अब वो ये बात सुनकर इतना हैरान
परेशान नहीं होता, क्योंकि ये बात तो उसे पहले से ही पता थी। अब यहाँ पर गार बताते हैं कि मैं बचपन से चाहता था कि लूफी एक मरीन ऑफिसर बने, लेकिन उसने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। हमेशा मुझसे यही जिद करता रहा कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मैं भी लूफी के साथ रहा हूँ और वो बाकियों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग सोचता है। वो पायलट ही बनेगा, कभी भी वो अपने सपने को नहीं छोड़ेगा। उसे इसका इतना जुनून है कि अगर पायलट बनने के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो मर जाएगा। इसलिए सर, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि लूफी की जान छोड़ दीजिए। ये सारी बातें सुनकर गार्ब उस पर अमल नहीं करता, बल्कि उसने एक जिद सी लगा ली थी। वो अपने सारे मरीन ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि पायलट्स अपनी बात के पक्के हैं, वो मजबूत है, कभी भी अपनी बात से नहीं हटेंगे। इसीलिए अब से हम भी सख्त बनेंगे और हम भी अब से कभी भी हार नहीं मानेंगे। हम हर हाल में पायलट्स का मुकाबला करते जाएंगे। अब उस होटल में मछुआरों का हेड, जिसका नाम आर्लोंग था, वो अपने 2 साथियों के साथ आ जाता है, जो खतरनाक और बुरा था और वो इंसानों को भी खाया करता था, क्योंकि वो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब तभी आर्लोंग के पास होटल का मालिक आता है, उसे कहता है कि भाई तुम कौन हो और मुंह उठाकर यहाँ पर कैसे आ गए, ये मेरा होटल है। जिस पर आर्लोंग कहता है कि मैं इस पूरे इलाके का मालिक हूँ, मैं यहाँ पर लूफी नाम के एक लड़के को ढूंढने आया हूँ और अगर वो यहाँ पर जल्दी ना आया तो मैं तुम्हारे होटल के सभी लोगों को मारकर खा जाऊंगा। अब ये सारी बातें छुपकर नामी सुन लेती है और फौरन भागकर अपने साथियों के पास आई और उन्हें सारी बात बता देती है। कहती है कि वो आर्लोंग बहुत खतरनाक है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर शेफ वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि अगर वो खतरनाक है तो हमारे होटल को नुकसान पहुँचाएगा, मैं इसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। तब लूफी उसे रोककर कहता है कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वो उसके साथ होटल को बचाने के लिए चला जाता है। उधर आर्लोंग वहाँ पर बैठे हुए सभी इंसानों पर आज अपनी सारी भड़ास, सारा गुस्सा निकाल देता है, क्योंकि इंसान इन मछुआरों को बहुत बुरा समझते थे, अपने से नीचा। यही वजह थी कि आर्लोंग इंसानों से इतनी नफरत किया करता था। अब तभी यहाँ पर लूफी, शेफ और उसका दोस्त आ जाता है। लूफी आर्लोंग से पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। जो सुनकर आर्लोंग का साथी वहाँ पर जोकर का कटा हुआ सर रखता है, जिसका कटा हुआ कान लूफी की टोपी से निकलकर बाहर आता है और उसके साथ जुड़ जाता है। यानी कि ये जोकर कब से इन लोगों की बातें सुन रहा था और आर्लोंग को बता रहा था। अब आर्लोंग का साथी जोकर के सर को दोबारा से अपने बैग में डाल देता है। आर्लोंग लूफी से कहता है कि अब तुम मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा दे दो, पर वो मना कर देता है। होटल का मालिक पीछे से आकर आर्लोंग पर गोली चला देता है। गोली उसको छूकर नीचे गिर गई, पर आर्लोंग को हल्की सी खरोच भी नहीं आई। ये देखकर आर्लोंग के साथी को गुस्सा आ गया। वो होटल के मालिक की टांग पर पैर मारकर उसे नीचे फेंक देता है, फिर मुक्का मारकर उसे दूर फेंक के मारता है। ये देखकर शेफ को बहुत गुस्सा आया। वो आर्लोंग के साथी को मारने के लिए आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर अपनी टांगों की ताकत दिखाता है और उस पर एक साथ बहुत सारी टांगे मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भी बहुत ताकतवर था। वो हल्का सा हाथ ही मारकर शेफ को दूर फेंक के मारता है। ये देखकर लूफी भी अपनी खास मूव का इस्तेमाल करता है, यानी अपनी लचकदार ताकत से जो उसके पास थी, उसकी मदद से अपने हाथ को लंबा सा करके वो आर्लोंग के मुंह पर मुक्का मारता है। लेकिन आर्लोंग उसके वार को रोककर लूफी को ही अपने हाथों में बच्चों की तरह पकड़ लेता है और फिर उसे उठाकर होटल से बाहर फेंक के मारता है। वो खुद भी बाहर आ गया और अब उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। आर्लोंग लूफी को पटक पटक कर मार रहा था, लेकिन लूफी को भी कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि उसे तो मजा आ रहा था, वो एंजॉय कर रहा था। इसलिए वो आर्लोंग की तरफ देखकर हंसने लगता है। फिर लूफी उठकर अपना हाथ लंबा करता है और आर्लोंग पर कई बार मुक्कों से हमला करता है, लेकिन तभी आर्लोंग उस पर समंदर का पानी फेंक देता है, जिससे यहाँ पर लूफी की ताकतें कम होने लगती है। जिसके बाद वो लूफी को पकड़कर उसे खाने ही वाला था कि तभी यहाँ पर नामी आकर आर्लोंग को ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब यहाँ हमें पता चला कि नामी शुरू से ही दरअसल आर्लोंग के लिए ही काम कर रही थी और उसके बाजू पर जो निशान था वो भी आर्लोंग का ही था और उसका मकसद ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराना ही था। इसीलिए वो इतने वक्त से लूफी और उसके साथियों के साथ थी। अब उसकी सच्चाई जानकर लूफी को काफी गुस्सा आता है। अब आर्लोंग लूफी को खाना चाहता था, पर नामी उसे कहते कि बच्चे को खाकर क्या करोगे, ऐसा करो इसे पानी में फेंक दो। तब आर्लोंग ने ऐसे किया और वो उसे पानी में फेंक देता है। लूफी पानी में डूबने लगा, लेकिन तभी यहाँ पर शेफ ने आकर उसकी जान बचा ली। वो उसे बाहर ले आया। तब ठीक होने के बाद लूफी जोरो के पास आता है। जोरो को भी होश आना शुरू हो गई थी, जो देखकर लूफी बहुत खुश हो जाता है, पर नामी ने जो उनके साथ किया उस पर लूफी को यकीन नहीं आ रहा था। होटल का मालिक शेफ को कहता है कि बस अब तुम यहाँ से जाओ और अपना और मेरा सपना पूरा करो, उस जगह को ढूंढ कर, जिस पर शेफ वहाँ से चला जाता है। अब जोरो के होश में आने के बाद लूफी फैसला करता है कि सबसे पहले हम नामी को ढूंढने जाएंगे। वो जब यहाँ से निकलने लगे तो शेफ भी यहाँ पर आ जाता है इनके टीम में शामिल होने के लिए, जिसे खुशी खुशी लूफी शामिल कर भी लेता है, क्योंकि होटल के सारे लोगों को आखिर अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग लूफी से पूछते हैं कि हम नामी को ढूंढेंगे कैसे, तो वो उन्हें जोकर का कटा हुआ सिर दिखाता है जो उसके पास ही था, और अब वो कटा हुआ सर इनको आगे का रास्ता बताता है। लूफी नामी को इसलिए ढूंढना चाह रहा था क्योंकि वो जानता था कि नामी ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि ऐसा करने के पीछे उसकी कोई मजबूरी है। ये लोग अब एक आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, जिस आइलैंड पर नामी आर्लोंग के लोगों के साथ बैठे गेम खेल रही थी। तब यहाँ पर आर्लोंग का एक आदमी आकर उसे कहता है कि तुम्हें आर्लोंग ने बुलाया है, तो वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। उस वक्त वो अपने आर्लोंग पार्क में था, जिसके अंदर नामी चली जाती है, जो एक बिल्डिंग थी। यहाँ आकर वो पुरानी चीजों को देखने लगती है। अब यहाँ हमें नामी के बचपन का सीन दिखाया
जाता है, जहाँ पर वो अपनी मोम और बहन के साथ रहा करती थी। इन दोनों बहनों की वो असली मोम नहीं थी, बल्कि वो एक मरीन थी। पायरेट्स को मारते हुए उनके सारे साथी मारे गए थे और वो बस अकेली ही बची थी। जहाँ तभी उन्हें नामी और उसकी बहन मिल गई। बच्चियां भी बिल्कुल अकेली थी, तो यहाँ बच्चियों को अपनी मोम मिल गई और वो उनकी मोम बनकर रहने लगी, क्योंकि उन्हें अब जीने की वजह मिल गई थी। अब नामी अपनी बहन और मोम के साथ अपने गाँव में बड़ी हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर आर्लोंग और उसके साथियों ने आकर हमला कर दिया। वो यहाँ के लोगों को मारने लगे। आर्लोंग ने पूरे गाँव को तबाह कर दिया था। हर एक घर में वो जा रहा था। नामी की मोम ने उन दोनों बहनों को छुपा दिया। दरवाजे की तरफ वो गन करके खड़ी हो गई। लेकिन तभी अंदर आर्लोंग आ गया और कहता है कि मैं हर घर से एक इंसान को छोड़ने के बदले 1 लाख सिक्के ले रहा हूँ, तो दे दो मुझे, अगर तुम बचना चाहती हो तो। जिस पर उनकी मोम 1 लाख सिक्के उसे दे देती है। पर आर्लोंग जब वहाँ से जाने लगा तो वो टेबल पर 3 प्लेट्स देख लेता है और उसे समझ लग गई थी कि यहाँ पर ये अकेली नहीं बल्कि इसके साथ कोई और भी रहता है, यानी यहाँ 3 लोग रहते हैं। इसलिए वो उनकी मोम का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि बताओ बाकी लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो कहाँ हैं? अपनी मोम को मुसीबत में देखकर नामी और उसकी बहन जल्दी से वहाँ से निकलकर बाहर आ गई। उन्हें देखकर आर्लोंग मोम से कहता है कि अब इन दोनों के बदले मुझे 50-50 हजार सिक्के चाहिए। पर उनकी मोम काफी घबरा गई क्योंकि उनके पास और सिक्के नहीं थे। इसलिए उसे कहती है कि तुम ऐसा करो, वो 1 लाख सिक्के मेरी दोनों बच्चियों के बदले रख लो, इन्हें छोड़ लो और मुझे पकड़ कर ले जाओ। तो अब आर्लोंग दोनों बच्चियों को तो छोड़ देता है, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनकी मोम को मार डालता है। जिसके बाद नामी आर्लोंग के पास गई और उसकी टीम में शामिल हो गई। जहाँ प्रेजेंट टाइम में खड़ी होकर ये सारी बातें वो याद कर रही थी, तो उसके पास आर्लोंग आ जाता है। अब नामी आर्लोंग का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि उन दोनों के बीच एक सौदा हुआ था, जिस सौदे के मुताबिक वो ग्रैंड लाइन का नक्शा आर्लोंग को दे देती है। इससे वो खुश तो हुआ, लेकिन नामी को कहता है कि अब तुम अपने पुराने गाँव जाओ और वहाँ के लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूल करके लेकर आओ। उधर गार्ड अपनी टीम के साथ लूफी को ढूंढते हुए उस होटल में पहुँच जाते हैं। वो होटल के मालिक को देखकर पहचान लेते हैं कि पहले ये भी एक पायलट हुआ करता था। वो उसे लूफी के बारे में पूछते हैं, पर होटल का मालिक मना कर देता है कि मैं किसी लूफी को नहीं जानता। लेकिन गार्ड को शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, तो वो खाना खाने के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। उधर लूफी और उसके साथी इस आइलैंड पर नामी के गांव में आ जाते हैं और यहाँ का बुरा हाल देखते हैं, जहाँ पर आर्लोंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे ही गांव को तबाह करके रख दिया था। लूफी और उसके साथी यहाँ पर गांव वालों को देखते हैं, जिनसे एक पुलिस ऑफिसर और नामी जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे। गांव वाले नामी को दोबारा देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर उसकी बहन भी थी, जो नामी को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ये सब लूफी और उसके साथी देख रहे थे। नामी ने भी इनको देख लिया था। गाँव वालों से पैसे लेने के बाद वो इनके पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। जो सुनकर लूफी कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये सब तुम जानबूझ के नहीं कर रही, बल्कि सब करने के पीछे तुम्हारी मजबूरी है। नामी कहती है कि जी नहीं, तुम्हें गलत लगा, मैं आर्लोंग के साथ काम करती हूँ, यही मेरा असली रूप है और ग्रैंड लाइन का नक्शा पाने के लिए ही मैं तुम्हारे साथ थी, तुम सबको बेवकूफ बनाया, तो अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। पर यहाँ लूफी जानता था कि नामी झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसके घर जाते हैं, जहाँ पर उसकी बहन गन लेकर सामने आ जाती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से। लूफी कहते हैं कि हम नामी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो कहती है कि नहीं, मैं उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहती। अब यहाँ पर शेफ अपनी बातों का जादू चलाता है और उसे कहता है कि मैं शेफ हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथ से मजे का खाना बनाकर खिलाऊंगा, जिसके बदले तुम हमें नामी के बारे में बता देना। ये सुनकर उसकी बहन मान गई और अपने साथ उन्हें अंदर ले आती है। खाना खाते हुए ये लोग नामी के बारे में बात करने लगते हैं। वो उसे बताते हैं कि नामी हमारे साथ थी, लेकिन फिर उसने हमें धोखा दे दिया। हमें पता चला कि वो तो आर्लोंग के साथ मिली हुई है और हमें बेवकूफ बना रही थी। तब यहाँ उसकी बहन बताती है कि हाँ, नामी मेरी बहन है, वो और मैं बचपन में अपनी मोम के साथ रहा करते थे, लेकिन आर्लोंग ने हमारे गाँव को तबाह कर दिया, मेरी मोम को भी मार दिया, जिसके बाद नामी उसके साथ जाकर मिल गई। यही वजह है कि मैं अपनी ही बहन नामी से नफरत करती हूँ। यहाँ लूफी सोच में पड़ जाता है कि कुछ तो है जो नामी हमसे छुपा रही है और वो उसकी मदद करना चाह रहा था। गार्ड होटल के मालिक से दोबारा लूफी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि देखिए, लूफी की जान छोड़ दे, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो बहुत अलग है और वो एक बहुत बड़ा पायलट बन सकता है। जिस पर गार्ड कहते हैं कि बड़े पायलट्स का आखिर में बुरा अंजाम ही होता है, तो मैं नहीं चाहता मेरे पोते के साथ वैसा कुछ हो। कैदी लड़के और दूसरे मरीन ऑफिसर को पता चल जाता है कि लूफी अपने साथियों के साथ पास के आइलैंड पर गया है। वो ये सारी बातें आकर गार्ड को बताते हैं, इसीलिए अपने साथियों के साथ अब लूफी को पकड़ने के लिए वो भी उस आइलैंड के लिए निकलने लगते हैं। उधर आर्लोंग, जिसे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल चुका था, तो उसकी खुशी में वो जश्न मना रहा होता है। गाँव वालों के पैसे लेकर नामी आर्लोंग के पास आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे अपने गाँव के बारे में बात करनी है। आर्लोंग कहते हैं कि अभी जश्न मनाओ, बातें बाद में होती रहेंगी। लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा मरीन ग्रुप आ जाता है, जो भी असल में आर्लोंग के लिए ही काम कर रहे थे। ये आर्लोंग की तबाही अपने मरीन बेस पर नहीं बताते थे, जिसके बदले में आर्लोंग इन्हें पैसे दिया करता था। इस मरीन ग्रुप का कैप्टन आर्लोंग को बताता है कि हमने आपका एक और काम कर दिया, जिसके बदले में आर्लोंग उसे कुछ और पैसे देता है। जो देखकर नामी आर्लोंग से पूछती है कि तुम हमारे सौदे की बात कब करोगे? 10 करोड़ सिक्के तैयार हैं, अब अपना वादा पूरा करो। अब यहाँ पर आर्लोंग को काफी हैरानी हुई। वो नामी से कहता है कि तुम मुझसे जरूर कोई बात छुपा रही हो, बताओ
बताओ क्या है बात। नामी कहती है कि जो भी है तुम्हें अपने सौदे से मतलब रखना चाहिए, जो हमारी डील हुई थी। मुझसे वो सिक्के ले लो और अपना वादा पूरा करो। असल में हुआ ये था कि आर्लोंग ने उसके गांव को तबाह करके वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। तो तब जाकर नामी उससे मिली और उसे कहा कि मुझे अपने टीम में शामिल कर लो, मैं पूरे समंदर का नक्शा समझ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। जो सुनकर आर्लोंग ने नामी को अपने फायदे के लिए टीम में शामिल कर लिया। इस पर नामी ने कहा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे एक डील करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें 10 करोड़ सिक्के दूंगी, जिसके बदले में तुम मेरे गाँव और यहाँ पर रहने वालों को आजाद कर दोगे और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगे। अब उस वक्त बचपन में आर्लोंग को लगा था कि ये तो बच्ची है, अपनी पूरी जिंदगी लगा कर भी इतने सारे सिक्के इकट्ठे नहीं कर सकेगी। तो वो इस डील के लिए मान गया था। मगर अब क्योंकि नामी ने 10 करोड़ सिक्के हासिल कर लिए थे, तो वो आर्लोंग को अपना वादा निभाने का कह रही थी। जिस पर आर्लोंग कहता है कि ठीक है, कल सिक्के लेकर आ जाना। तो तब नामी वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आर्लोंग एक चाल चलता है। वो अपने साथी को कहकर दूसरे मरीन ग्रुप के कैप्टन को वापस बुलवाता है, ताकि वो कैप्टन जाकर नामी से वो सारे पैसे हथिया ले और लाकर आर्लोंग को दे दे और आर्लोंग को ये गाँव छोड़ना ना पड़े। अब नामी अपनी मोम की कब्र के पास जाती है और वहाँ की जमीन खोदकर अपना पैसों से भरा हुआ बॉक्स निकालती है, जिसमें वो 10 करोड़ सिक्के थे। इतनी ही देर में यहाँ पर नामी की बहन आ गई, जो उसे ऐसा करता हुआ देखकर भड़क गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि नामी उनकी मोम की कब्र को खोद रही है। वो एक शॉवल बेलचा उठाकर नामी पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वो बेलचा उस बॉक्स को लग जाता है। उसमें सुराख हो गया, जिसमें से सिक्के और पैसे बाहर निकलने लगते हैं। इतने सारे पैसे देखकर उसकी बहन काफी हैरान रह गई। तो अब यह नामी को उसे सारी बात बतानी पड़ती है। वो कहती है कि असल में मैं ये सब कुछ अपने गाँव को बचाने के लिए कर रही हूँ, ताकि आर्लोंग हमारे गाँव को छोड़कर चला जाए। ये सुनकर उसकी बहन काफी जज्बाती हो गई, उसे बुरा लगा। वो रोने लगती है, क्योंकि अब तक वो नामी को गलत समझकर उसे नफरत करती आ रही थी। पर असल में नामी तो इतनी अच्छी थी कि वो सबको बचाना चाह रही थी। उसकी बहन नामी से माफी मांगती है और इनका प्यार फिर से पहले जैसा हो जाता है। इतनी ही देर में यहाँ पर दूसरा मरीन ग्रुप आता है, जिसका कैप्टन इनसे कहता है कि हमें खबर मिली है यहाँ पर कुछ पायरेट्स पैसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैसे तकरीबन 10 करोड़ सिक्के हैं। कैप्टन उन सिक्कों को देखकर कहता है कि यही है वो पैसे, तो हमें दे दो अब ये। जिस पर नामी कहती है कि नहीं, ये मेरे पैसे हैं, लुटेरों के नहीं है। कैप्टन कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि कोई भी अपनी पूरी जिंदगी में 10 करोड़ सिक्के जमा नहीं कर सकता। जो कहकर वो उसके सारे पैसे वहाँ से ले जाते हैं और नामी बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। उसे समझ लग गई थी कि इन्हें आर्लोंग ने ही भेजा है। वो उनके पीछे भागती है, लेकिन बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। उधर आर्लोंग अपने साथियों को इंसानों के खिलाफ और भड़काता है और ये लोग फैसला करते हैं कि हम सारे इंसानों को मार देंगे और उस गाँव को भी पूरी तरह तबाह कर देंगे। उधर नामी को आर्लोंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपनी बाजू पर आर्लोंग का बना हुआ टैटू चाकू से खत्म करने की कोशिश करती है। वो अपनी बाजू पर बार बार चाकू देकर मारती है, लेकिन तभी वहाँ पर लूफी आ गया, जो उसका हाथ पकड़कर ऐसा करने से रोक लेता है। अब वो बेचारी बेबस थी, इसलिए लूफी और उसके साथियों से कहती है कि प्लीज हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। तो वो सारे लोग इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लूफी यहाँ पर फैसला करता है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं आर्लोंग को मार कर ही रहूंगा। पर तब ये लोग देखते हैं कि आर्लोंग ने पूरे गाँव पर हमला कर दिया है। अगली सुबह जब ये वहाँ गए तो देखते हैं कि आर्लोंग और उसके साथियों ने पूरे ही गाँव को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और यह नामी की बहन ने गाँव वालों को सारी सच्चाई बता दी थी। जो पहले नामी को गलत समझ रहे थे, अब उसकी मदद करने यहाँ पर आ जाते हैं। अपने साथ वो हथियार भी लाए थे, क्योंकि वो आर्लोंग और उसके साथियों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पर नामी उन्हें रोक देती है, ये कहकर कि नहीं, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ ही लड़ाई लड़ूंगी। अब गार्ब और उसकी मरीन टीम इस आइलैंड की तरफ ही आ रहे थे। यहाँ पर दूसरे मरीन ग्रुप का कैप्टन आकर गार्ब को लूफी के बारे में भड़काने लगता है कि उसने वहाँ पर तबाही मचा दी है, जिस पर ये लोग उसे मिलकर पकड़ने का फैसला करते हैं। उधर लूफी और उसके साथी आर्लोंग के एरिया में चले जाते हैं। यहाँ पर लूफी का दोस्त अपने धुएं वाली बॉम्ब से वहाँ हर तरफ धुआं फैला देता है, जिसके बाद अब यहाँ पर लूफी अपने साथियों के साथ आ जाता है। यहाँ आर्लोंग के साथी थे, वो खुद नहीं था। तब नामी लूफी को बताती है कि वो अपने आर्लोंग पार्क में होगा। तो अब ये दोनों उसके पास जाने लगते हैं, जबकि लूफी के बाकी साथी आर्लोंग के साथियों के साथ लड़ने लगते हैं। अपनी तलवारों से, अपनी महारतों से वो बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला कर रहे थे। उधर नामी और लूफी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर नामी दोबारा से ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लेती है, पर तभी यहाँ पर आर्लोंग भी अपने बड़े से हथियार के साथ आ जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे ब्लेड्स लगे हुए थे। वो उस हथियार से लूफी पर हमला कर देता है। ब्लेड उसे गर्दन पर दे मारता है, लेकिन क्योंकि लूफी लचकदार था तो उसे कुछ भी नहीं होता। आर्लोंग लूफी को कहता है कि बचपन से अब तक जैसे मैंने नामी का इस्तेमाल किया, तुम कभी भी नहीं कर सकते। जो सुनकर लूफी को काफी गुस्सा आ गया। वो अपने हाथ से एक ब्लेड को पकड़ता है, जिससे उसमें दरारें पड़ जाती है और वो ब्लेड टूट जाता है। अब लूफी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पूरे हथियार को ही तोड़ के रख देता है और कहता है, क्या कहा तुमने नामी को इस्तेमाल किया? ये कोई चीज नहीं है जिसे इस्तेमाल किया जाए, ये इंसान है। इसके भी बचपन से अब तक सपने थे, जो तुमने इसे छीन लिए, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर लूफी नामी को कहता है कि जल्दी करो, भाग जाओ यहाँ से। उसकी बात मानकर नामी यहाँ से भागने लगती है, पर जब आर्लोंग ने उसका रास्ता रोकना चाहा तो लूफी अपना हाथ लंबा करके आर्लोंग को रोक लेता है। नामी यहाँ से भाग जाती है। लूफी का दोस्त आर्लोंग के एक साथी के साथ लड़ता लड़ता जंगल में आ गया था। वो अपने एक छोटे से बॉम्ब से उस
पर हमला करता है। बॉम्ब के साथ आर्लों का वो साथी दूर जाके गिरा, उसके जिस्म में आग लग गई और ऐसे वो जलकर मारा जाता है। शेफ और जोरो लगातार आर्लों के साथियों से लड़ रहे थे, उन्हें मार रहे थे, पर तभी जोकर का कटा हुआ सर इनसे कहता है कि मेरा सर और जिस्म यहीं पर है, तुम मेरा सर निकाल दो, पूरा होने के बाद मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। लेकिन जब इन्होंने उसके सर को आजाद किया और वो अपने जिस्म से जुड़ा तो वो उन्हें चढ़ाकर यहाँ से भाग जाता है। अब आर्लों का एक और साथी वहाँ पर आ जाता है इनसे लड़ने के लिए, तो अब ये दोनों मिलकर उससे लड़ने लगते हैं। जबकि अंदर लूफी और आर्लों की लड़ाई चल रही थी, क्योंकि आर्लों लूफी से काफी ताकतवर था तो वो उसे उठा उठा कर मारता है, लेकिन लूफी को ज्यादा कुछ नहीं होता और तो वो हिम्मत भी नहीं हारा था। वो अपना लंबा सा हाथ करके आर्लों के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे उसके पूरे 32 के 32 दांत टूट जाते हैं। लेकिन हैरत, आर्लों अपनी ताकत से अपने दांत दोबारा से निकाल लेता है। फिर से वो लूफी से लड़ने लगा। बाहर आर्लों का अकेला ही साथी उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, पर यहाँ पर अब शेफ को गुस्सा आ गया था। वो अपनी टांगों की ताकत यहाँ उस पर आजमाता है। पहले एक बार किक मारता है, फिर दूसरी बार। अब जैसे आर्लों का साथी दोबारा उठा तो उसे जोरदार टांग मारकर दूर फेंक के मारता है और उसका काम तमाम कर देता है। जोरो और शेफ काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्लों के तकरीबन सारे साथियों को मार दिया था। इतनी ही देर में यहाँ पर लूफी का साथी भी आ जाता है और नक्शा लेकर नामी भी आ जाती है। अंदर लूफी ने नोटिस कर लिया था कि मारने से तो आर्लों को कुछ नहीं हो रहा, तो उसे चोट पहुंचाने के लिए वो इसकी बिल्डिंग को ही तबाह करना शुरू कर देता है। अपने भारी भारी मुक्कों से वो यहाँ की दीवारें तोड़ता जा रहा था। ये देखकर आर्लों को बहुत गुस्सा आया और अब वो लूफी के पीछे पड़ जाता है उसे ऐसा करने से रोकने के लिए, पर लूफी अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो आर्लों के इस आर्लोंग पार्क को तबाह करता ही जा रहा था। अब लूफी एक साथ सैकड़ों मुक्कों की आर्लोंग पर बारिश कर देता है और उसे दीवार के साथ दे मारता है, पर आर्लोंग दोबारा से उठ खड़ा हुआ। अब यहाँ पर लूफी अपनी टांग लंबी करके ऊपर करता है। वो छत से मारकर इस बिल्डिंग को तोड़ देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग टूटकर गिरने लगती है और लूफी उसके नीचे आर्लोंग को दबा देता है और अब ये पूरा पार्क तबाह बर्बाद हो जाता है। बाहर खड़े लूफी के दोस्त ये देखकर काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो भी मलबे के नीचे दबकर मर गया होगा। लेकिन तभी लूफी एकदम जमीन को चीरता हुआ बाहर आता है। उसे जिंदा देखकर ये दोस्त काफी खुश हो जाते हैं और अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। रात को ये गांव वाले जश्न मना रहे थे, क्योंकि आखिरकार आर्लोंग से उनकी जान छूट गई थी और अब वो लोग आजाद थे। ये लोग वहाँ पर बहुत मजे करते हैं। शेफ सबके लिए खाना बनाता है, जबकि लूफी का दोस्त वहाँ सबको अपने किस्से सुनाता है। लेकिन तभी यहाँ गार्ब और उसके साथी आ जाते हैं। वो इनको गन पॉइंट पर सरेंडर करने को कहते हैं। यहाँ पर गार्ब अब लूफी को कहते हैं कि बेटा अब तो हार मान लो, आखिर मैं तुम्हें पकड़ने आ ही गया। बचपन से मैं तुम्हें एक मरीन ऑफिसर बनाना चाहता था, बिल्कुल अपने जैसा, लेकिन आखिर तुम पायलट बन ही गए, जो तुम्हारा सपना था। जो सुनकर लूफी मुस्कुरा कर कहता है कि दादाजी मैं पायलट बना नहीं हूँ, बल्कि मैं पैदा होते ही पायलट हूँ। अब ये सुनकर गार्ब को गुस्सा आ जाता है और अब वो लूफी से लड़ने लगते हैं। वो अपना मुक्का बनाकर लूफी को जोर से देकर मारते हैं और वो काफी दूर जाके गिरता है। लूफी कहते हैं दादाजी आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे नहीं लड़ सकता। इस पर गार्ब कहते हैं कि नहीं, यहाँ ये बात मत सोचो और आओ पलट कर मुझ पर वार करो। तब ये सुनकर लूफी खड़ा हुआ। वो अपने हाथ लंबे करके रॉकेट की तरह बन जाता है, लेकिन वो एक ही मुक्के से उसे ढेर करके रख देते हैं। फिर गुस्से में ग्रैब लूफी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ग्रैंड लाइन पर जाना बच्चों का काम नहीं है, वो जगह कितनी खतरनाक है तुम सोच भी नहीं सकते। लूफी कहते हैं दादाजी आप मेरे साथ चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन मैं अपना वहाँ पर जाने का सपना नहीं छोड़ूंगा और देखना वन पीस को ढूंढकर एक दिन लुटेरों का किंग बन ही जाऊंगा। ये कहकर लूफी जोरों से हंसने लगता है, तो तब यहाँ उसके दादाजी को उसकी हंसी में बहुत बड़े पायलट की हंसी नजर आने लगती है, जो सुनकर उसके दादाजी तंग आकर उसे छोड़ देते हैं और वापस अपनी टीम के पास आकर कहते हैं कि मुंह उठाकर यहाँ पर क्या खड़े हो, क्या तमाशा देख रहे हो, जाओ और आर्लों के साथियों को पकड़कर यहाँ मेरे पास लेकर आओ। जो सुनकर उनकी टीम वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी मरीन ग्रुप का कैप्टन गार्ब से आकर कहता है कि लूफी और इनके साथियों का क्या करना है आपने, इनको भी तो पकड़े, यही तो लुटेरे हैं। जो सुनकर नामी को गुस्सा आ गया, वो डंडे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। तभी यहाँ पर लूफी भी आ गया। गार्ब उसे कहते हैं बेटा मैं जानता था कि तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे, तुम बिल्कुल अपने दादाजी पे गए हो, मुझ पर अपने इरादे के बिल्कुल पक्के हो, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम कितनी देर तक इस बात पर ठहरे रहोगे। ये सब कुछ सुनकर लूफी काफी चौंक जाता है। तब उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा अब से तुम आजाद और अकेले हो। लूफी कहता है नहीं दादाजी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। मगर तभी गार्ब वहाँ से चले जाते हैं। अब लूफी के पास वो कैदी लड़का उसका दोस्त आता है और उसे लूफी का ही वांटेड पोस्टर देकर कहता है कि लो भाई तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम भी वांटेड की लिस्ट में आ गई हो, जिसके पीछे दुनिया भर की आर्मी लगी हुई है तुम्हें पकड़ने के लिए, और तुम्हें पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे रखे गए हैं। ये सुनकर तो लूफी खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि आज आखिरकार उसका सपना पूरा हो ही गया था, वो एक पायलट बन गया। कैदी लड़का वहाँ से चला गया। लूफी अपने दोस्तों के पास आकर इस सब के बारे में उन्हें भी बताता है। अब ये सुनकर उसके दोस्त खुश भी थे लेकिन परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि वांटेड होने की वजह से अब पूरी दुनिया की आर्मी इनके पीछे पड़ जाएगी। जिस पर लूफी कहते कि नहीं परेशान मत हो,
हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे ग्रैंड लाइन। जिसके बाद अब ये अपने अगले एडवेंचर पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। लूफी का पोस्टर जब बाकियों को मिलता है तो वो काफी खुश हो जाते हैं कि आज आखिरकार उसका सपना पूरा हो ही गया। जोकर को भी वो पोस्टर मिल गया था, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है कि अब मैं लूफी को पकड़ूंगा और ये इनाम पाऊंगा। अब वो तलवारबाज जिसे हमने शुरुआत में देखा था, वो पायरेट हीरो के पास जाता है जिसे बचपन से लूफी पसंद करता था। यहाँ वो उसे बताता है कि कई साल पहले जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था लूफी, अब वो एक बहुत बड़ा पायरेट बन चुका है। अब पायरेट हीरो लूफी का साथी था, इसलिए पोस्टर देखकर वो और उसके साथी भी बहुत खुश हो जाते हैं। उधर लूफी और उसके साथी अब बहुत खुश थे और अपने नए सफर पर निकल चुके थे और अब ये सारे बारी बारी अपना सपना बताने लगते हैं। शेफ कहता है कि मैं अपनी पसंदीदा जगह को ढूंढूंगा, वहाँ खाना बनाकर दुनिया का नंबर 1 शेफ बन जाऊंगा। फिर लूफी अपना पाँव आगे करता है और बताता है कि मैं बनूंगा पायरेट्स का किंग। फिर जोरो अपना पाँव आगे रखता है और कहता है कि मैं बनूंगा दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज। जब नामे की बारी आती है तो वो कहती है कि मैं समंदर का और पूरी दुनिया का नक्शा बनाऊंगी। फिर लूफी का दोस्त अपना पाँव आगे रखता है और बताता है कि मैं समंदर का बहुत बड़ा वॉरियर बनूंगा। जिसके बाद अभी अपना नया एडवेंचर करने ग्रैंड लाइन के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा हम देख नहीं पाते। उसके पास भी लूफी का पोस्टर पहुंच गया था जिसपे सिगरेट रोक के वो जला देता है, जिसका मतलब कि लूफी और उसके दोस्तों के लिए खतरा अभी भी नहीं टला। उनके लिए अब नए विलेंस और दुश्मन बन गए हैं जो फिर से उनके पीछे लग जाएंगे। अब एक तरफ ग्रैंड लाइन और उसके खतरे, दूसरी तरफ उनके दुश्मन और विलेन। इनकी लड़ाई बहुत सख्त होने वाली थी और इसी के साथ ये पूरा सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।